काली पहाड़ी, जिसे मौत की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, इससे जो भी नीचे जाता है वह जीवित नहीं बचता। लेकिन आज एक लड़का जिसका नाम अथर्व है, उसका पीछा कर रहे बहुत से लोग एक अमूल्य खजाने के लिए वो इस पहाड़ी से नीचे कूदता है। लेकिन वह मरने के बजाय दूसरी दुनिया में अर्थ नाम के लड़के के शरीर में पुनर्जीवित हो जाता है, जिसे उसकी शादी के दिन ही जहर देकर मारा गया था। आखिरकार खजाना क्या है जिसके लिए अथर्व को मौत की पहाड़ी से कूदना पड़ा, और क्यों दिया गया अर्थ को शादी के दिन जहर? जानने के लिए पढ़िए एपिसोड 1। आकाश विषमोती पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर एक अलग दुनिया के एजियो क्लाउड महाद्वीप पर 4 सबसे घातक क्षेत्रों में से एक काली पहाड़ी, जिसे मौत की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस पहाड़ी से जो भी नीचे गया है वो कभी जीवित नहीं बच सका। पिछले 3 वर्षों के दौरान इस पहाड़ी से नीचे जाने वालों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, जिनमें से कोई भी जीवित नहीं लौटा, जिसमें 3 स्वर्गीय राजा रैंक के अत्यंत शक्तिशाली लोग भी शामिल थे। इस समय इस पहाड़ी के किनारे पर एक काले बालों वाला, काली आंखों वाला लड़का एक चट्टान के सहारे खड़ा हुआ था। उसके काले बाल उसके कंधों तक लहरा रहे थे। उसकी हाइट लगभग 6.5 फीट होगी। गठीला बदन, गोरा रंग, बिल्कुल किसी देवता की तरह। उसके शरीर की बनावट इतनी आकर्षक थी कि कोई भी लड़की उसे पहली ही नजर में अपना दिल दे बैठे। लेकिन इस समय उसके काले कपड़ों के ऊपर हर जगह खून ही खून था। उसके सुंदर शरीर पर कई खुले घाव थे। उसकी छाती फूल गई थी, उसकी सांसें भारी होती जा रही थी। उसका पूरा शरीर और मांसपेशियां हल्की हल्की कांप रही थी, जो साफ तौर पर उसकी थकावट का संकेत दे रही थी। अगर वहां पर वो चट्टान ना होती तो शायद वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता। हालांकि आंखें कोल्ड ब्लेरों की तरह ठंडी और शांत थी। उसके चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान थी। उसके चारों ओर सैकड़ों की संख्या में लाशों के ढेर था। उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अभी अभी एक भयानक लड़ाई लड़ी थी और अकेले ही इन सैकड़ों लाशों का ढेर लगा दिया हो। लेकिन अभी भी उसके सामने लोगों की एक अंधेरी भीड़ खड़ी थी, जिसने उसके सारे रास्ते बंद कर रखे थे। इस भीड़ में से एक व्यक्ति की आवाज पूरी पहाड़ी में गूंजती है, देखो तुम अब चारों ओर से घिर गए हो, अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अगर तुम वो आकाश विषमोती हमें पकड़ा देते हैं तो शायद हम तुम्हें जीवित रहने का एक मौका दे सकते हैं। तभी एक और व्यक्ति बोलता है, यदि तुम जल्दी से जल्दी आकाश विषमोती के साथ सरेंडर करते हो तो हम तुम्हें एक आसान मौत दे सकते हैं, वरना फिर एक दर्दनाक मौत का स्वाद चखने के लिए तैयार हो जाओ। एक और आवाज उस लड़के के कानों में पड़ती है, अथर्व, इतने जिद्दी मत बनो। आकाश विषमोती इस महाद्वीप की सबसे पवित्र वस्तु है और इस पवित्र वस्तु के योग्य नहीं हो। भीड़ से इसी तरह एक के बाद एक आवाजें आ रही थी। वहां पर मौजूद वो सभी लोग न्याय और धार्मिकता जैसे शब्द चिल्ला रहे थे, जो खुद एक साथ मिलकर एक अकेले लड़के पर हमला कर रहे थे। अगर कोई भी व्यक्ति वहां से गुजरता तो इस अंधेरी भीड़ को देखकर ही भयभीत हो जाए। लोगों की इस भीड़ में एजियो क्लाउड महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली गुटों का समावेश था और गुटों के सभी लीडर उपस्थित थे। वो सिर्फ एक 24 साल के लड़के को मारने के लिए। यह कोई बड़ी बात नहीं थी कि अगर इनमें से किसी एक को भी उठाया जाए तो वह एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अकेला ही किसी भी क्षेत्र को तहस नहस करके रख सकता था। अब वे सभी मिलकर इस युवा लड़के के पीछे पड़े हुए थे, विशेष रूप से उसके हाथ में उपस्थित आकाश विषमोती के लिए, जो कि एजियो क्लाउड महाद्वीप की सबसे पवित्र वस्तु थी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बैकअप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और कमेंट करें और लाइक जरूर करें। वे सभी पिछले 3 दिनों से अथर्व का शिकार कर रहे थे और वे अपनी मेहनत का फल पाने का और इंतजार नहीं कर सकते थे, और वे धीरे धीरे अथर्व की ओर बढ़ने लगे। तभी अथर्व ठंडे स्वर में हंसा और अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और बोला, तुमको ये चाहिए? आकाश विषमोती। उसके हाथ में मंद चमक वाली एक हरे रंग का मोती दिखाई दिया। जैसे ही यह मोती चमका, हर कोई अपनी जगह पर रुक गया। हरे मोती को देखकर उनकी आंखें लालच से चमक उठी थीं। ये सभी लोग जो दुनिया को डराने के लिए तो काफी ताकतवर थे, लेकिन अथर्व की नजर में केवल गंदे और मूर्ख थे। उसने एक बार फिर अपनी तलवार पर धीरे धीरे पकड़ मजबूत की और लड़ने को तैयार हुआ और अपनी ओर आती हुई भीड़ को तिरस्कार से देखा। भीड़ ने भी अथर्व के इरादों को भांप लिया और एक फिर वे उसकी ओर आकाश विषमोती छीनने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगे, और एक साथ मिलकर कई लोगों ने अथर्व पर हमला किया। लेकिन अथर्व ने उन सभी के हमले का सामना अपनी तलवार से किया और एक ही बार में 8 से 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और वो इसी तरह अपनी ओर आते हुए लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारता रहा, लेकिन लोगों की भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और वो वक्त के साथ साथ और भी थकान महसूस करने लगा था। धीरे धीरे उसकी सारी शक्ति कम होती जा रही थी। अथर्व भी अच्छी तरह से अपनी शक्ति को कम होता हुआ महसूस कर पा रहा था, लेकिन लड़ने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन वो ये भी जानता था कि असली समस्या ये भीड़ नहीं, असली समस्या तो शक्तिशाली गुटों के लीडर हैं, जो दूर खड़े होकर लड़ाई को देख रहे थे।
अथर्व को धीरे धीरे समझ आ गया था आज वो इन लोगों से जीवित नहीं बच सकता है, और जैसे ही ये विचार उसके मन में आया तो उसने मन ही मन कहा, ठीक, अगर आज मेरा मरना लिखा ही है तो यही सही, लेकिन मैं मरने से पहले इनको इतना नुकसान पहुंचाऊंगा जितना कि इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और वो इसी सोच के साथ अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाता है जिसमें आकाश विष मोती था, और हाथ उठाते ही आकाश विष मोती से भयंकर मात्रा में जहर निकलता है जो कि पूरी पहाड़ी को अपने आगोश में ले लेता है। उसे ऐसा करते देख सभी ताकतवर गुटों के लीडर जोर से चिल्लाते हैं, जल्दी से सुरक्षा कवच बनाओ। और वे सभी अपने चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा कवच बना लेते हैं जिससे वे उस जहर से बच जाते हैं, लेकिन जो लोग थोड़े से भी कमजोर थे उनका सुरक्षा कवच एक झटके में जहर के प्रभाव से पिघल जाता है और एक झटके में उनके शरीर काले पड़ जाते हैं और एक ही बार में सैकड़ों की संख्या में लोग मौत की नींद से जाते हैं। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है जो अथर्व के सबसे ज्यादा पास थे और उससे युद्ध कर रहे थे। जहर के प्रभाव से उनकी हड्डियां तक गल जाती है और उनके शरीर का कोई नामो निशान तक नहीं बचता है। लेकिन अथर्व आकाश विष मोती के लगभग सारे जहर का उपयोग कर लिया था और ऐसा करने के लिए उसे अपने शरीर की बची खुची सारी शक्ति का उपयोग करना पड़ा था, इसलिए उसकी हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। वो बमुश्किल अपने पैरों पर खड़ा था। वहीं जब धीरे धीरे जहर का कोहरा हटता है तो शक्तिशाली गुटों के लीडर देखते हैं कि एक झटके में उनके साथ आए लोगों की संख्या आधे से भी कम हो गई थी, तो वो गुस्से से बौखला उठते हैं और उनमें से एक लीडर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अथर्व, हमने तुझे जीवित रहने का एक मौका दिया था, लेकिन अफसोस कि तूने मौत को चुना, तो अब मरने के तैयार हो जाओ। और अपनी इसी वाक्य के साथ वो शक्तियों से भरा भाला सीधा उसकी ओर फेंकता है। वो भाला सीधा अथर्व के सीने की ओर तेजी से बढ़ता है। अथर्व इस हमले बच नहीं पाता है और वो शक्तियों से भरा भाला सीधा अथर्व के सीने में धंस जाता है और उसकी जोर से चीख निकलती है, आहा। और वो अपने घुटनों के बल नीचे गिर जाता है और धीरे धीरे उसकी बंद हो जाती है और पूरी पहाड़ी पर खामोशी छा जाती है। कुछ देर की खामोशी के बाद जब गुटों के लीडर देखते हैं कि अथर्व अब अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है, तो वो समझ जाते हैं कि अब उसका अंत हो चुका है और वे पास में ही खड़े एक सैनिक को आदेश देते हैं, जाओ उसके हाथ से वो आकाश विष मोती ले आओ। वो सैनिक धीरे धीरे अथर्व की ओर बढ़ता है और उसके पास जाकर उसके हाथ से आकाश विष मोती लेने के उसकी बंद मुट्ठी खोलता है, तो वह देखता है कि वह अपनी सारी ताकत लगाने के बाद भी अथर्व की बंद मुट्ठी नहीं खोल पा रहा है कि तभी अचानक अथर्व की बंद आंखें एक झटके में खुलती हैं, जिसे देख उस सैनिक का चेहरा डर के मारे पीला पड़ जाता है और वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटने लगता है। लेकिन जब तक वो पीछे होता तब तक अथर्व की तलवार उसकी गर्दन के आर पार हो जाती है। फिर अथर्व अपने सीने में धंसे भाले को देखता है और उसे अपने सीने से बाहर खींचता है। भाला बाहर निकलते ही उसके सीने से खून की एक तेज धार निकलती, जिससे उसके काले कपड़े खून से लाल हो जाते हैं। फिर वो अपनी नज़र उन लीडरों की करता है। उसकी आंखों में गहरी नफरत साफ देखी जा सकती थी। वो कहता है, मेरे गुरु ने अपना जीवन दुनिया को बचाने की कोशिश में बिताया। उन्होंने ना तो कभी कोई लाभ चाहा और ना कोई प्रसिद्धि, फिर भी अनगिनत लोगों को बचाया। लेकिन इस आकाश विष मोती के कारण तुम तथाकथित न्याय संप्रदाय के लोगों ने 7 साल पहले मेरे गुरु को मार डाला। मुझे नफरत है, अपने आप से नफरत है, क्योंकि मैं इतना बेकार हूं कि मैंने इन 7 वर्षों में तुम सभी बकवास न्याय संप्रदायों को खत्म नहीं किया। उसके हर शब्द में गहरी नफरत भरी हुई थी। हालांकि 7 साल हो गए थे, फिर भी अपने गुरु की मृत्यु के बारे में सोचते ही उसकी आंखों से खूनी आंसू बहने लगे। अथर्व को नहीं पता था कि उसके माता पिता कौन थे। जब उसके गुरु ने उसे पाया तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अभी केवल कुछ ही दिनों का था। वह गहरे वसंत का समय था जब उसके गुरु को एक नन्हा बच्चा मिला था। उन्होंने उसका नाम अथर्व रखा और उसे अपने साथ ले आए, इस उम्मीद में कि उसका दिल बादलों की तरह शुद्ध और पानी की तरह साफ होगा, ताकि जब वो बड़ा हो तो उसे मरते हुए लोगों को बचाने और घायलों को ठीक करने के लिए एक उपचारक के रूप में उनकी कला विरासत में मिले। चाहे बीमारी या आघात कितना भी गंभीर क्यों न हो, वे उन सभी को ठीक कर सकते थे। ऐसा आकाश विष मोती के कारण हुआ था। आकाश विष, इन 2 शब्दों का मतलब था कि यह मोती अत्यधिक जहरीला था, लेकिन दवा और जहर एक ही मूल के थे। गुरु ने कभी इसके जहर का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने लाखों की जान बचाने के लिए केवल पवित्र औषधियों को निकालने, पिघलाने और अंत में उत्पादन करने के लिए चिकित्सा का उपयोग किया। उन्होंने अथर्व के लिए अपने सभी चिकित्सा कौशल अच्छी तरह से सिखाए, लेकिन 7 साल पहले उनके आकाश विष मोती की बात फैल गई और उन्होंने इसे अथर्व को दे दिया और उसे भागने के लिए कहा। कुछ ही समय में प्रमुख संप्रदायों के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। जब उसके गुरु की मृत्यु की खबर अथर्व तक पहुंची तो 3 दिनों तक रोता रहा। नफरत की जड़ उसके दिल में मजबूती से जीम हुई थी और अब उसने औषधीय कला में अभ्यास करना छोड़ दिया। इसके बजाय उसने आकाश विष मोती से जहर सोख लिया। बदला लेना ही उसका एकमात्र लक्ष्य बन गया। 7 साल के बाद उसने जहर पर महारत हासिल कर ली और बदले की भावना प्रकट की।
10 दिनों से भी कम समय में जहर हजारों मील तक फैल गया, जिससे अनगिनत लोगों की मौत हो गई। साथ ही पूरे एजो क्लाउड महाद्वीप पर दहशत फैल गई। इसने ताकतवर और पराक्रमी लोगों को आकर्षित किया, क्योंकि वे इस खजाने से मोहित गए थे और उन्होंने आकाश विश मोती को प्राप्त करने के लिए अथर्व की खोज करना शुरू कर दी और आज स्थिति यहां तक आ पहुंची है। इसी बीच अथर्व की मंगेतर की भी हत्या कर दी गई, जो कि अथर्व के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन उसकी ये इच्छा मात्र एक इच्छा ही रह गई। इन सभी बातों को सोचते ही अथर्व का दिल एक बार फिर भारी हो गया। उसने अपनी आंखों से सभी को घृणा भरी नजरों से देखा और ठंडे स्वर में हंसा। उसने दहाड़ते हुए कहा, तुम लोग मेरा आकाश विश मोती चाहते हो, तुम सभी दिन में सपने देखते रहो। इतना कहने के बाद अथर्व ने अपना हाथ उठाया और आकाश विश मोती को अपने मुंह में फेंक दिया और आकाश विश मोती उसके गले से होते हुए सीधा उसके पेट में चला गया। ये देखकर गुटों के लीडर गुस्से में पागल ही गए और वे जोर से चिल्लाए, क्या कर रहे हो? उसने आकाश विश मोती निगल लिया। अथर्व, क्या तुम इतनी बुरी तरह मरना चाहते हो? ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, हम उसे मार डालेंगे और उसके शरीर के टुकड़े करके आकाश विश मोती ले लेंगे। आकाश विश मोती उसके शरीर में प्रवेश कर गया, लेकिन उसके शरीर में जहर नहीं फैला और ना उसके शरीर को इससे कोई नुकसान पहुंचा, जैसा कि उन लोगों ने सोचा था। उसके शरीर से हल्की हरी रोशनी निकल रही थी। तभी एक लीडर बोला, अब उसे मार डालो, अन्यथा उसके शरीर में आकाश विश मोती बदल सकता है। ये बहुत बड़ी समस्या होगी। दहाड़ते हुए 1 दर्जन से अधिक लोग अथर्व को मारने के आगे बढ़े, जिन्हें देखकर अथर्व हंसने लगा। उसकी हंसी कमजोर और शुष्क थी, लेकिन फिर भी बहुत अहंकारी थी। फिर उसने उन्हें देखते हुए कहा, मुझमें तुम लोगों को मारने की क्षमता नहीं है, लेकिन यह मत सोचो कि तुम मुझे मार सकते हो। तुम कूड़े के टुकड़े इस आकाश विश मोती के योग्य नहीं हो और मुझे मारने के तो बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। मरूंगा तो मैं अपने हाथों ही मरूंगा। हाँ हाँ हाँ। हंसने के बाद अथर्व ने पीछे की ओर कूदने के लिए अपनी बची खुआई ताकत का इस्तेमाल किया और वो मौत की पहाड़ी से नीचे कूद गया। उसे रोको, एक तेज आवाज वहां पर गूंज उठी। अथर्व के इरादों को समझने के बाद कई हाथ उसकी ओर तेजी से बढ़े, लेकिन वे उसे छू भी नहीं पाए। वे केवल उसके शरीर को घाटी में गिरते हुए देख सकते थे। अथर्व का शरीर घाटी के नीचे गिरता जा रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, मौत की पहाड़ी यह मेरे लिए सबसे उपयुक्त कब्र होगी। मेरा अब इस दुनिया से कोई संबंध नहीं है। दुर्भाग्य से मैं अपने आचार्य का बदला नहीं ले सका और ना ही अपने माता पिता को ढूंढ सका। अथर्व ने अपने चांदी के पेंडेंट को धीरे से अपनी छाती पर रखा। जब उसके गुरु ने उसे पाया तो उसके पास एकमात्र यही चीज थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर को अंतहीन अंधेरी खाई में डुबा दिया। आखिर क्या रहस्य है इस आकाश विश मोती का, और क्या यही अंत है अथर्व की जिंदगी का? क्या हमारी कहानी शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी, या फिर ये शुरुआत है किसी नए अध्याय की? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। CH2 अर्थ और अथर्व को धीरे धीरे होश आया। ये क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मरा नहीं हूं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने मौत की पहाड़ी से छलांग लगाई थी। मैं अब भी जीवित कैसे रह सकता हूं? मेरे शरीर में कहीं भी दर्द भी महसूस नहीं हो रहा है और मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं हो रही है। ये कैसे हो सकता है? अथर्व ने अचानक अपनी आंखें खोली और जल्दी से उठकर बैठ गया। उसने खुद को एक आरामदायक मुलायम बिस्तर पर पाया, जिसके ऊपर एक लाल बैनर लटका हुआ था जो किसी उत्सव जैसा माहौल दे रहा था। अर्थ, तुम जाग गए। उसके कान में एक लड़की की आश्चर्य भरी आवाज सुनाई दी और वो लड़की उसकी आंखों के सामने आ गई। हरे कपड़े पहने वो लड़की एक में 15-16 साल की लग रही थी। आकर्षक गुलाबी ओंठ और नाजुक नाक के साथ बर्फ की तरह गोरी थी। उसके चेहरे पर सौम्यता और कोमलता झलक रही थी। इतनी कम उम्र में उसने पहले से ही इतना आकर्षण प्रदर्शित किया है, तो कौन जाने कि वो भविष्य में किस प्रकार की सुंदरता होगी। पास खड़ी लड़की को घूरते हुए देख अथर्व ने उसे करीब से देखा और अनजाने में ही उसके मुंह से 2 शब्द निकल गए, छोटी चाची। गोरी लड़की ने अपनी कोमल हाथों को अथर्व के माथे पर लगाया और प्रसन्न भाव से बोली, कितना अच्छा है कि आपका तापमान लगभग सामान्य हो गया है। तुमने तो मुझे लगभग डरा ही दिया था। अर्थ, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हें कहीं भी कुछ असहज महसूस हो रहा हो तो तुम मुझे बता सकते हो। लड़की की गहरी चिंता से भरी आंखों के सामने अथर्व ने अपना सिर नामे हिलाया और वो खाली नजर से अंतरिक्ष की ओर देखने लगा। थोड़ी देर यहीं आराम करो, मैं जाकर तुम्हारे दादाजी को बता दूंगी कि तुम जाग रहे हो। आज तुम्हारा दिन है। जब तुम बेहोश हो गए तो आपके दादाजी लगभग पागल हो गए और खुद ही डॉक्टर सीटू को खोजने के लिए चले गए। लड़की इतनी जल्दी में थी कि उसने अथर्व की असमंजस भरी स्थिति की ओर ध्यान भी नहीं दिया और उसे बिस्तर पर लेटने का संकेत दिया और जल्दी से वहां से चली गई।
जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ, अथर्व बिस्तर पर बैठ गया और अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। ये सुदूर पूर्व के शहरों में से एक था जो आकाश महाद्वीप के 7 साम्राज्यों में एक तियान सिटी में स्थित था। और वो चुरू कबीले के 5वें एल्डर हरीन का एकमात्र पोता था, जो इसी साल 16 वर्ष का हुआ था। यही उसकी वर्तमान पहचान थी। अचानक उसकी स्मृति एजियो क्लाउड महाद्वीप की 20 या उससे अधिक वर्षों की स्मृति के साथ ओवरलैप हो गई और वो असमंजस में पड़ गया। यदि मैं अर्थ हूं तो मेरे पास एजियो क्लाउड महाद्वीप की यादें क्यों है? क्या ऐसा इसलिए है कि मैंने एजियो क्लाउड महाद्वीप में मरने के बाद इस शरीर की यात्रा की है? नहीं, मैं स्पष्ट रूप से अर्थ हूं। इस पूरे कमरे को मैं अच्छे से पहचानता हूं और मुझे मेरे बचपन की सारी घटनाएं बहुत अच्छे से याद है। लेकिन ऐसा कोई तरीका भी नहीं जिससे मैं किसी और की याददाश्त चुरा सकूं। तो क्या एजियो क्लाउड महाद्वीप की हर चीज महज एक सपना थी? क्या मौत की घाटी से छलांग लगाने के बाद ही मैं सचमुच जाग गया? उसे कुछ भी ढंग से समझ नहीं आ रहा था। ये सब सोच सोचकर उसका सिर दुखने लगता है। लेकिन एजियो क्लाउड महाद्वीप में रहने की यादें दिन की तरह स्पष्ट थी। प्यार और नफरत के वो 24 साल महज एक सपना कैसे हो सकते हैं? क्या तमाशा चल रहा है? अथर्व वर्तमान अर्थ काफी देर तक अपना सिर पकड़कर बैठा रहा, फिर उसने धीरे धीरे अपने आप को शांत किया और अपने विचारों का शांत किया। अभी सुबह हो चुकी थी और आसमान पूरी तरह से साफ था। आज उसकी और उरु कबीले की शादी का दिन था। 2 घंटे पहले उसकी छोटी चाची ने उसे जगाया और शादी के लाल कपड़े पहनाए। उसने वो दलिया खाया जो खुद उसकी छोटी चाची ने उसके लिए खुद बनाया था। उसके बाद उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। और वो अब पूरे 2 घंटे बाद जागा था। उसके ओंठ से एक अजीब सी गंध आई और अर्थ के ओंठ सिकुड़ गए। उसकी अभिव्यक्ति धूमिल हो गई। यह मडरिंग हॉट पाउडर है। जब वह एजियो क्लाउड महाद्वीप पर था तो अपने शरीर में आकाश विषमोती के साथ उसने पूरी दुनिया में सभी जहरों के बारे में सीखा था और यह कहा जा सकता था कि ऐसा कोई जहर नहीं था जिससे कि वो परिचित ना हो। वो जहर का नाम और असर एक झटके में पहचान लेता था। साथ ही आकाश विषमोती के कारण किसी भी जहर से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था, चाहे वो कितना भी जहरीला क्यों ना हो। मडरिंग हॉट पाउडर एक अनोखी सोल घास और चेरी सेब के पेड़ की बैंगनी धारियों को मिलाकर बनाया जाता था, जो पानी में घुलने पर रंगहीन और स्वादहीन हो जाता था। जहर शरीर में प्रवेश करने के 10 सेकंड में ही व्यक्ति की मौत हो जाती थी और किसी को मौत का कारण भी पता नहीं चलता था। अर्थ की आंखों के सामने अचानक बादल छा गए और वो तुरंत समझ गया कि वास्तव में क्या हुआ था। वो सचमुच बेहोश नहीं हुआ था। इसके बजाय उसने मडरिंग हॉट पाउडर मिला दलिया पी लिया था और उसे जहर देकर मार दिया गया था। उसका जन्म एजियो क्लाउड महाद्वीप में ही हुआ था, लेकिन मौत की पहाड़ी से छलांग लगाने के बाद वास्तव में उसका इस दुनिया में एक मृत शरीर में पुनर्जन्म हुआ था। अगर कोई इसे सुनता तो एक काल्पनिक कहानी लगती, लेकिन एकमात्र यही कारण था जिसकी अर्थ कल्पना कर सकता था। 1 मिनट अगर ऐसा सचमुच था तो इस शरीर में विश्रोधी क्षमताएं नहीं होनी चाहिए। वो अपने ओंठों पर लगे मडरिंग हॉट पाउडर से कैसे सुरक्षित था जबकि इस शरीर के पिछले मालिक की मौत का अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था? तभी उसे अपने बाएं हाथ की हथेली में थोड़ा सा अजीब एहसास हुआ। अर्थ ने अपना बायां हाथ उठाया और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसकी हथेली पर एक हरे रंग का गोलाकार निशान था। यह आकार, रंग स्पष्ट रूप से आकाश विषमोती के समान था। मौत की पहाड़ी से कूदने के पहले उसने हताश होकर आकाश विषमोती को निगल लिया था, लेकिन वास्तव में उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होगा। उसके हाथ पर यह निशान निश्चित रूप से आकाश विषमोती ही था और यह वास्तव में उसके साथ इस दुनिया में आ गया था। मानो अचेतन स्थिति में अर्थ ने आकाश विषमोती को देखा और धीरे से बुदबुदाया, आकाश विषमोती। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसकी हथेली पर बने निशान से अचानक हरी रोशनी निकली। तुरंत ही उसे हल्का सा चक्कर आया और उसने अनजाने में ही अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने उन्हें खोला तो उसकी पूरी दुनिया हरे रंग से भर गई। हरे रंग की यह दुनिया विस्तृत और खुली थी। देखने के लिए कोई सीमा नहीं थी। पूरे स्थान पर आकाश विषमोती की धुंधली आभा थी। काफी देर तक चकित रहने के बाद अर्थ समझ गया कि वो आकाश विषमोती की दुनिया में प्रवेश कर गया है। किसने सोचा होगा कि आकाश विषमोती के अंदर इतनी विस्तृत और खुली दुनिया होगी? इससे भी अधिक अकल्पनीय बात यह थी कि परिणाम के बारे में सोचे बिना आकाश विषमोती खाने के बाद आकाश विषमोती उसके साथ यात्रा कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह उसके शरीर का हिस्सा बन गया है। अगर अंदर जाने का कोई रास्ता था तो बाहर निकलने के लिए भी रास्ता होना चाहिए। अर्थ ने अपनी आंखें बंद की और अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। अचानक हरे रंग की दुनिया गायब हो गई और जब दोबारा उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी दृष्टि में वही कमरा था जिससे वो परिचित था।
अपनी हथेली में गहरे हरे रंग को देखकर अर्थ धीरे से मुस्कुराया। हालांकि यह पता नहीं था कि यह हास्यप घटना क्यों घटी। न केवल उसने पुनर्जन्म लिया, बल्कि दोनों जीवन की यादें भी बरकरार रखी। शायद भगवान भी दो जिंदगियों का दुख नहीं देख सके और उन्हें दया आ गई, इसलिए उन्होंने उसे दोबारा जीने का मौका दिया। अथर्व एजियो क्लाउड महाद्वीप के अनगिनत सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों के उत्पीड़न का शिकार था और अंत में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसने अपने दम पर दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हालांकि अभी उसका शरीर औसत ही था, बिना रोक टोक के कहें तो इसे कमजोरी का प्रतीक माना जा सकता है। आकाश महाद्वीप में गहन शक्ति सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसमें 9 नश्वर लोक, 7 दिव्य लोक और सच्चा ईश्वर चरण थे। 9 नश्वर लोक में 9 गहन क्षेत्र, प्राथमिक गहन क्षेत्र, नवजात गहन क्षेत्र, सच्चा गहन क्षेत्र, आत्मा गहन क्षेत्र, पृथ्वी गहन क्षेत्र, आकाश गहन क्षेत्र, आकाश गहन क्षेत्र, सम्राट गहन क्षेत्र, तानाशाह गहन क्षेत्र और संप्रभु गहन क्षेत्र थे। प्रत्येक गहन क्षेत्र में 10 स्तर थे। कोई भी योद्धा इन 10 स्तर को पार करके अगले क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। हालांकि कि अर्थ का जन्म चुरू कबीले में हुआ था और सबसे मजबूत 5वें एल्डर हरीन का पोता भी था, लेकिन उसकी गहन शक्ति अभी भी प्राथमिक गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर ही थी। उसने 7.5 साल की उम्र में प्रशिक्षण शुरू किया, 8 साल की उम्र में प्राथमिक गहन क्षेत्र के पहले स्तर में प्रवेश किया और फिर पूरे अगले 8 साल तक उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। चुरू कबीले के सभी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। बाद में हरीन ने तियान सिटी के सबसे अच्छे डॉक्टर सीटू को अर्थ के शरीर की जांच करने के लिए बुलाया और आश्चर्यजनक रूप से यह पाया कि अर्थ क्षतिग्रस्त साधना की नसों के साथ पैदा हुआ था। क्षति इतनी गंभीर थी कि उन्हें ठीक करना लगभग असंभव था। इस स्थिति में अर्थ प्राथमिक गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर ही स्थिर हो जाएगा और चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी कड़ी ट्रेनिंग करे, वो आगे कभी भी सुधार नहीं कर पाएगा। इस प्रकार का व्यक्ति पूरे चुरू कबीले के साथ तियान शहर में भी हंसी का पात्र था। यदि उसके दादा चुरू कबीले में सबसे मजबूत नहीं होते, जिन्हें तियान शहर में भी सबसे मजबूत माना जाता था, तो कब का अर्थ को चुरू कबीले से बाहर फेंक दिया होता। चुरू कबीला शहर के 3 सबसे शक्तिशाली कबीलों में से एक था। एक ही पीढ़ी वाले युवाओं में अर्थ एक अनावश्यक अस्तित्व कहा जा सकता है। अगर उसकी मृत्यु भी हो जाए तो कुछ लोगों को छोड़कर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने वास्तव में अत्यंत कठिन और महंगे मर्डिंग हॉट पाउडर का उपयोग करके उसकी हत्या करने की कोशिश की। अर्थ को अब इसका स्पष्ट कारण पता था, क्योंकि आज उसकी और आर्या की शादी का दिन था। आर्या उसकी ही उम्र की होने के कारण 16 साल की थी, लेकिन इतनी कम उम्र में उसकी गहन शक्ति प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंच गई थी। वो लगभग प्राथमिक गहन क्षेत्र से निकलकर नवजात गहन क्षेत्र में कदम रख रही थी। वो 100 वर्षों में उरू कबीले में एकमात्र ऐसी महिला थी जो 16 वर्ष की उम्र में इतनी गहन शक्ति तक पहुंची थी। ऐसी अफवाहें थी कि अगर वो इसी तरह से विकसित होती रही तो वो उरू कबीले के इतिहास में पहली व्यक्ति होगी जो कुछ दशकों बाद पृथ्वी के गहन दायरे में कदम रखेगी, या शायद आकाश तक पहुंचने में भी सक्षम हो सकती है। वो गहन क्षेत्र जहां तक पहुंचने के बारे में पिछली कुछ शताब्दियों में तियान सिटी में किसी ने सोचा भी नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह न केवल आश्चर्यजनक रूप से चतुर थी, बल्कि बेहद खूबसूरत भी थी और पूरी तियान शहर में उसे सबसे खूबसूरत लड़की माना जाता था। तियान सिटी के कुछ स्तर की योग्यता वाले सभी युवा उस पर फिदा थे। यदि उरू कबीले ने उसके लिए दूल्हे की तलाश शुरू कर दी तो तियान सिटी के उत्तर से लेकर दक्षिण तक युवाओं की एक लंबी कतार लग जाएगी। तियान सिटी में बुद्धिमत्ता और सुंदरता से संपन्न ये लड़की वास्तव में पीढ़ी के सबसे बेकार युवा से शादी कर रही थी, जिसका कोई भविष्य नहीं था। इस कारण न जाने कितने लोग क्रोध और ईर्ष्या में अपने पैर पटक रहे थे। जिन लोगों के मन में आर्या के प्रति एक तरफा प्यार था, उनमें अर्थ के प्रति निश्चित रूप से ईर्ष्या और घृणा के भाव थे, और वे हार मानने को तैयार नहीं थे और जहर देकर उसकी हत्या करने की कोशिश की गई। जैसा कि अर्थ ने इसके बारे में सोचा, उसे ये स्थिति बिल्कुल भी विचित्र नहीं लगी। सुंदर महिलाएं वास्तव में मुसीबतों की जड़ होती हैं। अर्थ बिस्तर से खड़ा हुआ और कुछ बुदबुदाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने आर्या की सुंदरता और उसके आकर्षण के बारे में सोचा जो पूरे शहर को प्रभावित कर सकता है, उसने अपना मुंह खोला और दिल से हंसा। फिर भी मुझे ऐसी दुल्हन से शादी करनी है। ये वास्तव में इस नए जीवन की एक अच्छी शुरुआत है, अर्थ ने मन ही मन कहा। तो क्या अर्थ की क्षतिग्रस्त साधना की नसें कभी ठीक हो पाएंगी, या फिर उसे जीवन भर प्राथमिक गहन क्षेत्र पर अटकना होगा? क्या उसकी और आर्या की शादी हो पाएगी, या फिर कोई नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही है? इसका पता लगेगा आपको अगले चैप्टर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।
CH3 दुल्हन से मिलने का समय हो गया है। एक कमरे के अंदर एक युवा लड़का शादी के विशेष कपड़े पहने हुए बैठा था। उसके कपड़ों पर विशेष तरह की कारीगरी की गई थी। पिछली रात उसके दादाजी और उसकी छोटी चाची ने उसके लिए इन कपड़ों की व्यवस्था की थी। अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और एक आकृति तेजी अंदर आए। अर्थ उसे देखकर तुरंत खड़ा हुआ और मुस्कुराया। छोटी चाची, क्या दादाजी वापस आ गए हैं? सारिका हरीन की बेटी थी जो कि अर्थ की बुआ लगती थी, लेकिन अर्थ उसे बचपन से ही छोटी चाची कहता था। और वो इस साल केवल 15 साल की हुई थी, जो कि अर्थ से 1 साल छोटी थी। वो अभी भी काफी छोटी थी, लेकिन उसकी सुंदरता पहले से ही मनमोहक थी। उसकी गहरी ताकत प्राथमिक गहन क्षेत्र के छठे स्तर पर थी। भले ही तुलना करने पर वो आर्या के बराबर नहीं थी, लेकिन यह उतना भी बुरा नहीं था क्योंकि वो चुरू कबीले के एक महत्वपूर्ण प्रतिभा थी और उसे बहुत सम्मान दिया जाता था। ओह, आखिरकार तुम जाग ही गए। हरीन के कमरे में प्रवेश करते ही एक आवाज अर्थ के कानों में पड़ी। उनके पीछे उनके हाउसकीपर हुंडा और तियान सिटी के नंबर 1 डॉक्टर सीटू भी थे। चलो, अच्छा है कि आप जाग गए और देखने में स्वस्थ भी दिख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सीटू की आपकी जांच करने दीजिए। आज आपकी शादी का दिन है और हम थोड़ी सी भी गलती नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर सीटू कृपया आगे बढ़े, हरीन ने कहा और फिर वे एक और हट गए। डॉक्टर सीटू ने अपनी दवा की पेटी मेज पर रखी और अर्थ के सामने बैठ गए और उन्होंने अपने हाथ से अर्थ की नाड़ी चेक की। थोड़ी देर बाद उसने अर्थ की नाड़ी से अपना हाथ हटा लिया। डॉक्टर सीटू, अर्थ की हालत कैसी है? क्या कोई गंभीर समस्या है? सारिका ने चिंतित होकर पूछा। इस समय उसके चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। यही सवाल हरीन के चेहरे पर भी थे। वो इस समय वे डॉक्टर सीटू को ही देख रहे थे। डॉक्टर सीटू का चेहरा धीरे धीरे चमक उठा और मुस्कुराहट में बदल गया। बुजुर्ग हरीन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पोते की शारीरिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। उन्हें कोई बड़ी बीमारी तो ठीक, कोई मामूली सर्दी तक नहीं है। शायद आपका पोता अत्यधिक उत्साह के कारण बेहोश हो गया था। आखिरकार आपका पोता ओरू कबीले की बेटी से शादी जो कर रहा है, जो शहर की नंबर 1 सुंदरी है। हाँ हाँ हाँ। इस बात का अफसोस डॉक्टर सीटू को भी था। हालांकि उन्होंने इसे छुपाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन उनके शब्दों से उनका अफसोस जाहिर हो गया। एक प्रतिभाशाली महिला का एक ऐसे निकम्मे से विवाह करना जिसका कोई भविष्य नहीं है, किसी के लिए भी इसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। ये ठीक है, डॉक्टर सीटू ने अपना हाथ हिलाते हुए उत्तर दिया और अपनी पेटी उठाकर कहा, चूंकि आपका पोता ठीक है, इसलिए अब मैं विदा लूंगा। तियान सिटी की सबसे प्रतिभाशाली पोता बहू मिलने पर एल्डर हरीन को बधाई। मैं नहीं जानता कि इस समय कितने लोग आपसे ईर्ष्या कर रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर सीटू जोर से हंसा और फिर उसने अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ा दिए। तभी हरीन ने कहा, तुम्हें शादी में शराब पीने के लिए आना है, याद रखना। हाँ, मैं जरूर आऊंगा, डॉक्टर सीटू ने कहा। उसके बाद हरीन ने हुंडा की ओर देखकर कहा, हुंडा, जाओ डॉक्टर सीटू को बाहर तक छोड़कर आओ। क्या तुम सचमुच ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं भी असहज महसूस हो रहा है? डॉक्टर सीटू के जाने के बाद हरीन ने अर्थ से पूछा। वो अभी भी चिंतित थे और सोच में डूबे हुए थे जब अर्थ अचानक से बेहोश हो गया था। उसका तापमान गिर गया और उसकी जीवन शक्ति कम हो गई। ये सिर्फ अति उत्साहित का नतीजा नहीं हो सकता। अर्थ की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वो वास्तव में ठीक लग रहा था, लेकिन हरीन अभी भी दिल में उस छोटे से संदेह को दूर नहीं कर सका। मैं सचमुच ठीक हूँ दादाजी, आप निश्चित रहें, अर्थ ने सहजता से कहा। फिर जैसे ही उसने हरीन की ओर देखा तो अचानक ही उसके चेहरे पर खटास आ गई और उसे सफेद बालों से भरे सिर के साथ एक चिंतित चेहरा दिखाई दिया। चुरू कबीले में 5 एल्डर थे और हालांकि हरीन 5वां एल्डर था, वो कबीले में सबसे मजबूत व्यक्ति था। 5 साल पहले उसने आत्मा गहन क्षेत्र के 10वें स्तर में कदम रखा था और वह अब उसके शिखर पर था और उसके पास पृथ्वी गहन क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर था। यह एक ऐसा स्तर था जिसका अनगिनत लोगों ने सपना देखा था। वो अभी 55 साल के ही थे, लेकिन उनके सभी बाल पहले ही सफेद हो गए थे। अर्थ जब भी उनके सफेद बालों को देखता तो उसका दिल कड़वाहट से भर जाता था। तियान सिटी के सभी लोगों को पता था कि हरीन के मध्य आयु में ही बाल सफेद क्यों हो गए थे। उनके इकलौते बेटे और अर्थ के पिता अधीर को तियान सिटी का नंबर 1 जीनियस कहा जाता था। 17 साल की उम्र में उन्होंने नवजात गहन क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। 20 साल की उम्र में वह नवजात गहन क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंच गए थे। 23 साल की उम्र में उन्होंने नवजात गहन क्षेत्र को तोड़ दिया और तियान सिटी के सभी लोगों को चहकाते हुए सच्चा गहन क्षेत्र में प्रवेश किया। ट्रेनिंग की यह स्पीड पूरे तियान सिटी में वाकई लाजवाब मानी जा सकती थी। वे पूरे चुरू कबीले के गौरव बन गए थे। लगभग सभी का मानना था कि जब वे अधेड़ उम्र के हो जाएंगे तो वे कबीले के अगले लीडर के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार होंगे।
लेकिन दुर्भाग्य से और शायद इसलिए कि भगवान प्रतिभाशाली लोगों से ईर्ष्या करते थे और अर्थ जन्म के 1 महीने बाद ही अधीर की हत्या का प्रयास किया गया। उसके कुछ दिन पहले उन्होंने उरु कबीले की बेटी की भी जान बचाई थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस कारण अपनी आधी ताकत के साथ ही उन्होंने हत्यारों का मुकाबला किया और उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। अपने प्यार को खोने के गम में कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी का दिल टूट गया और वो भी उनसे मिलने चली गई। अपने बेटे को खोने के भारी सदमे के कारण हरीन के बाल रातों रात सफेद हो गए। 9 महीने बाद सारिका का जन्म हुआ। उसकी मां को भी अपने इकलौते बेटे को खोने का कष्ट सहना पड़ा और 1 महीने बाद इसी दुख में उनकी भी मृत्यु हो गई। कोई नहीं जानता था कि हरीन ने अपने बेटे, बहू और पत्नी के निधन के बाद वर्षों तक अपना जीवन कैसे बिताया। उनके सफेद बालों में अथाह पीड़ा, घृणा और अवर्णनीय दुख समाहित था। आज तक वे अपने बेटे के हत्यारों का पता नहीं लगा सके। बाद में उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं और आशाएं अर्थ पर डाल दी, लेकिन उसके क्षतिग्रस्त मिस्टिक वेन के साथ पैदा होने को एक और क्रूर सत्य उनके ऊपर बिजली की तरह गिरा। हालांकि अपने निराश पोते का सामना करते हुए हरीन ने कभी भी निराशा या रोष को कोई संकेत नहीं दिखाया। उनकी नजरों में क्षतिग्रस्त नसों के साथ पैदा होने का मतलब था कि उनका भाग्य ही खराब था और इस तरह के अन्याय के कारण उनकी निंदा नहीं की जानी चाहिए। अर्थ के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए या उसका उपहास नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी भरपाई के लिए उससे और अधिक प्यार करना चाहिए। वर्षों से वह हमेशा क्षतिग्रस्त मिस्टिक वेन की मरम्मत के लिए किसी भी संभावित तरीके की तलाश कर रहे थे, लेकिन मिस्टिक वेन किसी की गहन शक्ति की जीवन रेखा थी और इन्हें इतनी आसानी से कैसे ठीक किया जा सकता है। हालांकि अर्थ को दूसरों द्वारा नजरअंदाज किया गया था और बड़े होने के दौरान दूसरों की उपहास भरी नजरों का सामना करना पड़ा था, फिर भी वह ऐसे दादा को पाकर खुद को भाग्यशाली महसूस करता था। हरीन के सफेद बालों को देखकर अर्थ की आंखें धीरे धीरे तेज हो गई और उसने मन ही मन कहा, चूंकि भगवान ने मुझे ये दूसरा मौका दिया और मुझे अपनी दोनों यादें रखने दी, इसलिए मुझे कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी। क्या हुआ अगर मेरी मिस्टिक वेन्स टूटी हुई है? मैं एक चिकित्सा संत का उत्तराधिकारी हूँ। जब तक मुझे सही जड़ी बूटियां मिलती हैं, तो 3 सप्ताह की छोटी अवधि में मैं अपनी गहरी नसों को पूरी तरह सामान्य स्थिति में वापस ला सकता हूँ। आप ठीक हैं, ये सुनना अद्भुत है। उसे ठीक देखकर हरीन को अंततः एक राहत महसूस हुई। वो चमकते हुए आकाश की ओर देखते हुए बोला, ठीक है, अब तुम तैयारी करो, जब तक मैं शादी की टीम की तैयारी करता हूँ। अच्छा, एक बात और, तुम घुड़सवारी करना चाहोगे या फिर गाड़ी में बैठना चाहते हो? यदि वो कल का अर्थ होता तो वो निश्चित रूप से ही गाड़ी का ही उत्तर देता। हालांकि वह एक बुजुर्ग का एकमात्र पोता था, उस दर्जे के बिना उसे बेकार कहा जा सकता था, क्योंकि उसमें और आर्या में जमीन आसमान का अंतर था। उरु कबीले के लिए अपनी दुल्हन की राह पर इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसे अनगिनत उंगलियों का सामना करना पड़ेगा और ईर्ष्या की झलकियां भी झेलनी पड़ेगी। कोई कल्पना कर सकता है कि यदि किसी का ऐसी नकारात्मक भावना से सामना हो तो कैसी भावनाएं उभरेंगी। अर्थ ने हल्की मुस्कान के साथ हंसते हुए कहा, बेशक मैं घोड़े पर सवार होकर जाऊंगा, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दादाजी, आर्या कुलीन हो सकती है, लेकिन उनका हमारे चुरू परिवार की बहू बनना पहले से ही तय है। मैं खुले तौर पर उसके घर गरिमा और सम्मान के साथ शादी करूंगा ताकि हमें बदनामी ना झेलनी पड़े। हरीन ने कभी नहीं सोचा था कि उसका पोता ऐसी बात कहेगा, और इसी के साथ उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई और धीरे से सिर हिलाया। उसके बाद वो कमरे से बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाहर जाते ही सारिका अर्थ के सामने खड़ी हो गई और अपने ओंठ सिकोड़ लिए और अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, तो आप शादी के उत्साह के कारण बेहोश हो गए थे और मैं बेकार में ही तुम्हारी चिंता कर रही थी। तुम आर्या से इतनी बार मिले भी नहीं हो और पहले से ही उसके इतने दीवाने हो। ओह ठीक है, वो हमारे तियान सिटी की नंबर 1 सुंदरता जो है हो। सरिका की बात सुनकर अर्थ ने अपने हाथ हिलाए और बोला, ये कैसे संभव है? माना कि आर्या काफी सुंदर है, लेकिन मुझे लगता है कि छोटी चाची ज्यादा सुंदर है। अगर मैं सच में उसकी वजह से बेहोश हुआ होता तो मैं इस जीवन में न जाने कितनी बार बेहोश हुआ होता। क्याने की छोटी चाची तो हर दिन मेरे साथ होती है। हे। सारिका के चेहरे पर तुरंत एक मीठी मुस्कान आ गई और वह खिलखिला उठी और बोली, तुम जानते हो कि मुझे कैसे खुश करना है। वैसे ये ठीक भी है कि अगर तुम आर्या से शादी करने की जल्दी में बेहोश हुए हो, क्योंकि आर्या है ही इतनी खूबसूरत और प्रतिभाशाली कि बहुत सारे लोग उससे शादी करने का सपना देखते हैं, लेकिन अंत में वो मेरे परिवार के अर्थ से शादी करने जा रही है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और पुराने गृहस्वामी हितेश की आवाज आई, युवा मास्टर, अब अपनी दुल्हन से मिलने जाने का समय हो गया है। सारिका ने एक नजर अर्थ के कपड़ों पर डाली और अचानक चिंतित होकर बोली, अंकल हितेश, थोड़ी देर रुकिए, हम अभी आए। और वो अर्थ के सामने चली गई और उसके कपड़ों को ठीक करते हुए बोली, यह पोशाक पहनना काफी कठिन है।
पहले की घटनाओं के कारण आपके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए हैं, मैं इन्हें अभी ठीक कर देती हूँ। बर्फ जैसे सफेद नाजुक हाथों की एक जोड़ी ने जल्दी से काम शुरू किया और उसके कॉलर ठीक किया और उसकी ढीली बेल्ट को दोबारा से बांध दिया। सारिका की हरकतें कुछ अजीब थी, जिन पर अर्थ ने सावधानीपूर्वक ध्यान दिया और धीरे से सारिका की ओर देखा, जिससे उसकी आंखें धुंधली हो गईं। आज वो आर्या से शादी करने जा रहा था, लेकिन वो जानता था कि आर्या उससे शादी नहीं कर रही थी क्योंकि वो अर्थ से वास्तव में सच्चा प्यार नहीं करती थी। यदि यह उनके पिता अधीर और प्रताप के बीच हुए समझौते की बात नहीं होती, शायद आर्या अर्थ की ओर एक नज़र देखने की जहमत भी नहीं उठाती। इस दुनिया में एकमात्र लोग जो अर्थ के प्रति दयालु थे वे उसके दादा हरीन और उसकी छोटी चाची सारिका थे। अपने शुरुआती बचपन के दौरान सारिका अर्थ से चुंबक की तरह चिपक कर रहती थी। वो जहां भी जाता वो उसके पीछे पीछे जाती थी और उसे सारिका से एक पल के लिए भी पीछा छुड़ाना भी कठिन था। यदि सारिका उसे कुछ समय के लिए नहीं देखती तो जोर जोर से रोने लगती। हालांकि जब अर्थ 10 साल को हो गया और उसकी क्षतिग्रस्त गहरी नसों के बारे में पता चला तो सारिका रातों रात बड़ी हो गई। वो गहरी नसों के टूटने के परिणामों को जानती थी और फिर वो अपनी पहचान की अवधारण उसकी छोटी चाची के रूप में समझने लगी थी। उसने कमजोर अर्थ के जीवन रक्षा के लिए कठिन तरीकों से प्रशिक्षण लेना शुरू किया। उसके पुनर्जन्म के बाद अर्थ ने महसूस किया कि सारिका के साथ बिताया गया समय जितना शानदार था उतना ही कीमती भी था। हालांकि आर्या उसकी पत्नी बनने वाली थी, लेकिन वो केवल आकाश के उस चंद्रमा की तरह होगी जिसे केवल देखा जाए लेकिन छुआ ना जाए। अगर मैं छोटी चाची जैसी लड़की से शादी करता हूं तो यह सही होगा। इस तरह के विचार अर्थ के मन में अनियंत्रित रूप से उभर आए। CH4 मुझसे शादी करनी होगी। जैसे ही इस तरह का विचार अर्थ के दिमाग आया उसने झट से सारिका के गाल पर एक किस कर दी। सारिका जोर से चिल्लाई और एक डरे हुए खरगोश की तरह पीछे की ओर उछल गई। उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और बोली, तुमने मुझे फिर से चूमा। तुम्हारी प्रतिक्रिया हमेशा की तरह वैसी ही है। अर्थ ने अपने मासूम चेहरे के साथ कहा, जब हम छोटे थे तो हम हमेशा तुम्हारा पसंदीदा खेल चुंबन चुंबन खेलते थे, लेकिन आजकल जब भी मैं तुम्हें चूमने की कोशिश करता हूं तो तुम सदमे आ जाती हो। हाँ, तुम जानते हो कि यह तब था जब हम बच्चे थे। सारिका ने अपने लाल हो चुके चेहरे के साथ कहा, अब हम वयस्क हैं और अब तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अब जल्द ही एक पत्नी के पति बनने वाले हो और भविष्य में तुम केवल अपनी पत्नी को ही चूम सकते हो। क्यों? अर्थ ने पूछा। क्योंकि मैं तुम्हारी छोटी चाची हूं, सारिका ने अपना पैर पटकते हुए उत्तर दिया। इस सवाल से उसकी सांसें थम गई थी। फिर अगर मैं तुम्हें चूमना चाहूं तो क्या करूं? शरारत से मुस्कुराते हुए अर्थ ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखते हुए कहा। फिर तो तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए, सारिका ने गुस्से में अपनी नाक चढ़ाते हुए कहा। अरे, आप मेरी छोटी चाची हैं, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूं? अर्थ ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। ये तो तुम जानते हो, लेकिन अगर तुमने एक और बार मुझे किस करने का साहस किया तो मैं तुम्हारी पत्नी को बता दूंगी, सारिका ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा। तभी एक फिर हितेश की आवाज आई। युवा मास्टर, क्या आप तैयार हैं? हाँ, मैं अभी बाहर आ रहा हूं। और अर्थ बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। 2 कदम चलने के बाद सारिका ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और गंभीर चेहरे के साथ कहा, जाने से पहले तुमने जो वादा किया था उसे एक बार फिर से दोहराओ, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। कल का वादा? अर्थ ने थोड़ी देर सोचा और बोला, अच्छा ठीक है। आर्या से शादी करने के बाद मैं छोटी चाची के बारे में सिर्फ इसलिए नहीं भूलूंगा क्योंकि मेरी एक पत्नी है। मैं छोटी चाची के साथ पहले की ही तरह उतना ही समय बिताऊंगा, छोटी चाची की आवाज़ों सुनूंगा और बुलाते ही पहले की तरह पहुंच जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं एक भी शब्द भूला हूं। हे कितना अच्छा लड़का है। सारिका मधुरता से मुस्कुराई, लेकिन उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा और बोली, आज तुम्हें एक और वादा करना होगा। भले ही आर्या तुम्हारी पत्नी बनने वाली है, लेकिन तुम्हारे दिल में वो मुझसे आगे नहीं निकल सकती। जल्दी मुझसे ये वादा करो, जल्दी करो। अर्थ ने उसकी खूबसूरत आंखों को देखा और शरारती अंदाज में बोला, यदि तुम मुझे किस करती हो तो मैं यह वादा करूंगा, फिर तो मुझसे शादी करो। उसकी इस बात के आगे अर्थ कुछ नहीं बोल सका। युवा मास्टर, क्या आप अभी भी तैयार नहीं हैं? शुभ समय आगे बढ़ता जा रहा है। हितेश की आवाज फिर से बाहर से आई। अर्थ ने धीरे से अपना हाथ दरवाजे पर रखा, लेकिन उसे खोलने से पहले वो सारिका के कान में फुसफुसाया, मैं तुमसे यह वादा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे दिल में तुम पहले से ही नंबर 1 पर हो। यहां तक सो आर्या भी क्यों ना हो, वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती हैं। तुम अनमोल हो और अगर तुम मेरी छोटी चाची नहीं होती फिर तो पक्का तुमसे ही शादी करता। और इतना कहकर वो तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। सारिका थोड़ी देर के लिए अपनी जगह पर ही खड़ी रही। उसके ओठों पर एक मुस्कान तैर गई और फिर वो खुशी खुशी कमरे से बाहर निकल गई। अर्थ जैसे ही कमरे से बाहर निकला, उसकी भव्य शादी की टीम उसका इंतजार कर रही थी।
हितेश ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर कृपया घोड़े पर बैठिए, रास्ते में आपकी हर चीज से रक्षा करूंगा। धन्यवाद अंकल हितेश। अर्थ अंकल हितेश को देखकर मुस्कुराया और तुरंत घोड़े पर बैठ गया। अचानक उसकी बाईं ओर से एक धीमी आवाज आई, ऐसा लगता है जैसे मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूं। क्या भाई अर्थ अब अपनी दुल्हन को वापस लेने जा रहे हैं? इसके लिए मेरी ओर से छोटे भाई अर्थ को ढेर सारी शुभकामनाएं। उस पर अर्थ की भौहें थोड़ी झुक गई और उसने देखा कि दो युवक धीरे धीरे उसी की ओर आ रहे हैं। बात करने वाला एक 20 वर्षीय मध्यम कद का युवक था। वो देखने में काफी हैंडसम दिख रहा था। ताजगी भरे चेहरे पर उसकी आंखें बिल्कुल साफ थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसके पीछे एक दुबला पतला युवक भी चल रहा था। उन्हें देखकर अर्थ मुस्कुराया, ओह, यहाँ तो भाई आरव और भाई समर हैं। क्या आप लोग विशेष रूप से मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं? आरव चुरू कबीले के लीडर का बेटा था। 20 साल की उम्र में युवा पीढ़ी में उसकी प्रतिभा पूरे कबीले में शीर्ष पर थी। इस समय उसकी गहन शक्ति नवजात गहन क्षेत्र के तीसरे स्थान पर थी। वो अपने पिता जयान का गौरव और कबीले के भविष्य की आशा भी था। कबीले को उससे बहुत सी उम्मीदें थी, क्योंकि अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो वह जरूर कबीले का अगला लीडर बनेगा। उसे देखकर ऐसा लगता था कि उसमें कई अच्छे गुण थे, लेकिन उसने कभी भी अहंकार नहीं किया। वो ऐसा व्यक्ति था जो सभी के प्रति दयालु और विनम्र था। यहां तक कि उसने अर्थ के प्रति भी, जिसे हर किसी के नजर में विकलांग माना था, कोई बुरा बर्ताव नहीं किया। उसने कभी भी अर्थ का मजाक नहीं उड़ाया। वहीं आरव के पीछे वाले व्यक्ति समर की पहचान इतनी सरल नहीं थी। वो चुरू कबीले का साधारण शिष्य नहीं था, बल्कि वो दूसरे एल्डर का छोटा पोता था। 19 वर्ष की आयु में वो प्राथमिक गहन क्षेत्र के 9वें स्तर पर था। वो हमेशा से आरव के पीछे ही लगा रहता था और उसकी हर एक बात भी सुनता था। हालांकि वो अर्थ के प्रति उतना दयालु नहीं था जितना कि आरव दिखता था। भले ही वे दोनों एल्डरों के पोते थे, लेकिन उसने कभी भी अर्थ की कोई परवाह नहीं की। जब भी अर्थ उससे बात करने का प्रयास करता तो वो उसे या तो नजरअंदाज कर देता या फिर नाक चढ़ाकर जवाब देता। चुरू कबीले के एल्डर के पोते के रूप में अर्थ के पास उसके पास न केवल अपना निवास स्थान था, बल्कि उसके पास एक छोटा सा आंगन भी था, जहां पर उसके दादा हरीन और उसकी छोटी चाची सारिका के अलावा बहुत कम लोग ही उससे मिलने आए थे। इस समय आरव और समर भी उसको शादी की यात्रा पर जाते देखने के लिए यहाँ पर आए थे। हाँ हाँ भाई, आरव ने हार्दिक हंसी के साथ अर्थ के पास आकर कहा, जिस लड़की की तुम आज शादी कर रहे हो वो तियान सिटी का नंबर 1 खजाना है। चूंकि तुम्हारे पास इस खजाने से शादी करने का मौका है, इसलिए तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत खुश है। निसंदेह इससे मुझे थोड़ी जलन भी होती है। हाँ हाँ हाँ। अर्थ भी थोड़ा हंसा और बोला, भाई आरव की प्रतिभा को देखकर तो पूरे तियान सिटी की कोई भी लड़की आपको मना नहीं कर सकती। युवा मास्टर, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, हितेश ने कहा। भाई अर्थ जल्दी करो, हम आपके चुरू कबीले में तियान सिटी का नंबर 1 खजाना शानदार ढंग से लाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्थ ने सिर हिलाया और ढोल नगाड़ों के साथ उरू कबीले की ओर आगे बढ़ गया। आंगन से निकलते ही उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई और मन ही खुद से बोला, इसकी बातों से कितना अमृत टपक रहा था। ऐसा लगता है जैसे कि ये मेरा सबसे बड़ा हितैषी है। लेकिन तुझे क्या लगता है आरव कि मुझे पता नहीं कि तेरे अंदर मेरे प्रति कितना जहर भरा हुआ है? और तू क्या सोचता कि मुझे ये कभी पता नहीं चलेगा कि दलिया में मडेइन हॉट पाउडर किसने मिलाया है? वहीं जिस क्षण आरव की नजरों से अर्थ ओझल हुआ, उसकी मुस्कान ठंडी और धुंधली हो गई। वह अचानक मुड़ा और समर के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसके थप्पड़ से समर का बायां गाल सूज गया। वो जल्दी से आरव के पैरों में गिर पड़ा और डरते हुए बोला, मैंने स्पष्ट रूप से मडेइन हॉट पाउडर उसके दलिया में मिला दिया था और मुझे ये खबर भी मिली थी कि दलिया खाकर वो बेहोश हो गया, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि वो जीवित कैसे है। आरन की भौहें सिकुड़ गईं और उसका चेहरा टेढ़ा हो गया। मैंने जहर पाते के लिए इतने पैसे खर्च किए ताकि डॉक्टर सीटू के पास भी इसका कोई इलाज न हो, लेकिन तूने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। क्या तू ये चाहता कि मैं उस कचरे को आर्या से शादी करते हुए चुपचाप देखूं? आरव की बात सुनकर समर चापलूसी करते हुए बोला, बॉस वो अभी अभी यहां से निकला है। हमारे पास एक मौका होगा, अगर हम युवान परिवार और अन्य लोगों को उसके प्रति उकसा देते हैं तो। ऐसे अन्य बहुत से कुलीन लोग हैं जो आर्या को पसंद करते हैं, जो आर्या की अर्थ से शादी के बारे में बात सुनकर ही अपने दांत खुजलाने लगेंगे। अगर हम उन्हें थोड़ा प्रोत्साहित करें और एक साथ उसकी शादी खराब करने का प्रयास करें तो जरूर सक्षम होंगे। अगर यह इतना आसान होता तो क्या मैं मडेइन हॉट पाउडर पाने के इतने पैसे खर्च करता? आरव ने बेरुखी से समर की ओर देखकर कहा। वो आगे बोला, वो अर्थ भले ही एक बेकार व्यक्ति है, लेकिन क्या तू नहीं जानता कि उसका दादा आत्मा गहन क्षेत्र के 10वें स्तर पर है?
और साथ ही आर्या के पिता को भी इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे कौन है जो उरु कबीले और अर्थ को खुले तौर पर अपमानित करने की हिम्मत करेगा? भले ही युवन परिवार और बांकी के लड़के एक साथ एकजुट हो जाएं, लेकिन उनके परिवार उन्हें कुछ भी नहीं करने देंगे। और क्या तूने उस बूढ़े कमीने हितेश को खुद उसकी रक्षा करते हुए नहीं देखा? उसके रहते कोई भी परेशानी कैसे खड़ी कर सकता है? बोलते समय आरव ने अपने हाथ भींच लिए थे, जिससे हड्डी कड़कने की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। पहली बार जब उसने आर्या को देखा था तो उसे ऐसा लगा था कि उसका सामना स्वर्ग की किसी अप्सरा से हो गया है और पहली ही मुलाकात में अपना दिल हार बैठा था। और उसने आर्या को अपनी पत्नी बनाने की कसम खाई थी, लेकिन आर्या वास्तव में अब चुरू कबीले के सबसे बेकार व्यक्ति अर्थ से शादी करने जा रही थी। वो ऐसा होते हुए कैसे देख सकता था, इसलिए उसने अर्थ को जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था, इसलिए उसका सारा प्लान बेकार हो गया। बॉस, असल में आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, समर ने आरव के चेहरे को देखते हुए कहा। इसके बारे में सोचो, आर्या जिसने स्वभाव से तियान सिटी में किसी भी प्रतिभाशाली युवक पर नजर डालने की जहमत तक नहीं उठाई, क्या वो इस बेकार अर्थ को पसंद भी करेगी? वो अर्थ से शादी क्यों कर रही है? इसका एकमात्र कारण वो 16 साल पहले हुए एक समझौता हो सकता है। अगर वो अर्थ से शादी कर भी रही है, क्या आपको लगता है कि वो अर्थ को अपनी एक उंगली भी छूने देगी? बल्कि हमारे चुरू कबीले में प्रवेश करने के बाद बॉस की उससे मुलाकात की संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी। उस बेकार कचरे की बॉस की प्राकृतिक सुंदरता और प्रतिभा से तुलना नहीं की जा सकती। और मुझे लगता है कि आर्या से मुलाकात के बाद आप जरूर उसे प्रभावित करने में सक्षम होंगे। समर की बातों को सुनकर आरव की उदासी धीरे धीरे कम होने लगी और उसकी आंखें सिकुड़ने लगी, और उसने आनी नाक खुजलाते हुए फुसफुसाया, वैसे तुमने बात तो पते की है। ऐसा लगता है कि उस बेकार आदमी को जहर देकर न मार पाना भी एक अच्छी बात हो सकती है। तो क्या असल वैसा ही होगा जैसा कि आरव और समर सोच रहे हैं? क्या अर्थ आरव से अपना बदला ले पाएगा? इन सवालों के जवाब मिलेंगे आपको अगले चैप्टर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह जीवन का आनंद लेते रहिए। CH5 शादी का जुलूस तियान सिटी पूरे ब्लू विंड साम्राज्य का सबसे छोटा शहर था। यह इतना छोटा था कि यह शहर कहलाने के लायक भी नहीं था। तियान सिटी न केवल सबसे छोटा शहर था, बल्कि यह भौगोलिक दृष्टि से सबसे दूर भी था। यहाँ की जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि गहन शक्ति भी सबसे निचले स्तर की थी। ये सिटी साम्राज्य के बिल्कुल छोर पर बसा हुआ था, लेकिन तियान सिटी आज विशेष रूप से जीवंत था, क्योंकि आज अर्थ और आर्या की शादी का बड़ा दिन था। अगर यह केवल अर्थ की शादी की बात होती तो किसी को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आर्या की शादी की तियान सिटी की सबसे बड़ी सनसनीखेज घटना थी। उरु कबीला एक कबीला नहीं था जो पूरी तरह से गहन शक्ति में प्रशिक्षित था। यह एक ऐसा कबीला था जो पीढ़ियों से व्यवसाय में विशेषता रखता था। हालांकि पूरे ब्लू विंड साम्राज्य में अन्य लोगों की तुलना में अमीर नहीं माना जा सकता था, लेकिन तियान सिटी के अमीर लोगों की लिस्ट में उरु कबीला शीर्ष पर था। उरु कबील के लीडर के 2 बच्चे थे, युवान और आर्या। आर्या ने अपनी प्रतिभा से पूरे तियान सिटी से सबको चौंका दिया और उरु कबीले की प्रतिष्ठा तियान सिटी में और ज्यादा बढ़ गई। आर्या की गहन शक्ति और उसकी ट्रेनिंग की लाजवाब स्पीड को देखते हुए आखिरकार सबने ये स्वीकार कर लिया कि किसी दिन आर्या पृथ्वी गहन क्षेत्र या उससे भी ऊपर आकाश गहन क्षेत्र तक अवश्य पहुंचेगी। उस समय उरु कबीले के पास न केवल सबसे अधिक संपत्ति होगी, बल्कि पूरे तियान सिटी में सबसे प्रभावशाली गहन शक्ति भी होगी। हालांकि उस उरु कबीले ने शहर की सबसे प्रतिभाशाली लड़की को अर्थ से शादी करने दी थी, जिसका कोई संभावित भविष्य नहीं था। कौन जानता है कि उरु कबील के इस निर्णय से कितने लोग ईर्ष्या, घृणा और जलन से पागल हो रहे थे। जैसे ही अर्थ बाहर निकला, उसने एक लाल कालीन की लंबी कतार देखी जो कि उसके दरवाजे के प्रवेश द्वार से शुरू हुई थी, और यह उरु कबीले की दिशा की ओर फैली हुई थी। जैसे चुरू कबीले की शादी की टीम सामने आए, तियान सिटी की सड़क पर शोर हाने लगा। सड़क के दोनों ओर दर्शकों से खचाखच भरी थी। जैसे ही अर्थ टीम के साथ कदम से कदम मिला रहा था, तो भीड़ से फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंचने लगी। अरे देखो, वो चुरू कबीले के 5वें एल्डर का पोता है। मैंने सुना है कि उसकी गहरी नसें क्षतिग्रस्त हैं और वह अपने जीवन में कभी भी प्राथमिक गहन क्षेत्र के पहले स्तर तक भी नहीं पहुंच पाएगा। एक व्यक्ति ने कहा, ओह, ये पहली बार में जब मैंने उसे आमने सामने देखा है। उसी के बगल में खड़े दूसरे व्यक्ति ने कहा, यदि तुमने उसे पहले नहीं देखा तो यह एक सामान्य बात है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम का नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि वो किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक भी है? वास्तव में ऐसे कचरे के साथ आर्या जैसी लड़की की शादी होना, लंगूर के हाथ अंगूर लगना है। तभी एक और आदमी ने कहा, अरे मैंने सुना है कि यह शादी उनके पिता अधीर और प्रताप के बीच हुए वादे के कारण हो रही है।
एक बार अधीर ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके आर्या की जान बचाई थी। तब आर्या के पिता प्रताप ने वादा किया था कि उनकी बेटी उसके 16वें जन्मदिन पर अधीर की बहू बनेगी। लेकिन कुछ ही समय बाद कुछ हत्यारों द्वारा अधीर पर हमला कर दिया गया और पिछले युद्ध के कारण वो द्वारा लड़ने में असमर्थ थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। ये खबर प्रताप पर एक उल्कापिंड की तरह गिरी और उन्हें बेहद दोषी महसूस हुआ। और अब जबकि आर्या आज 16 साल की हो गई और हालांकि अधीर का बेटा भले ही एक बेकार आदमी है, प्रताप ने अपने भारी पश्चाताप के कारण अपना वादा तोड़ने की कोशिश नहीं की। यदि ऐसा नहीं होता तो वो लड़का अपने सपने में भी आर्या से शादी करने के योग्य नहीं था। एक और आदमी ने कहा, फिर भी आर्या हमारे तियान सिटी का सबसे बड़ा खजाना है। यदि इस लड़के के पास 5वें एल्डर का पोता होने का दर्जा नहीं होता तो उसे अब तक चुरू कबीले से बाहर फेंक दिया होता। मैं शायद उससे 100 गुना ताकतवर हूं। ये दुनिया सच में अंधी है। मेरे सपनों की देवी एक कूड़ेदान से शादी करने जा रही है। मैं इस बात को स्वीकार करने की बजाय मरना पसंद करूंगा। इस प्रकार भीड़ में तरह तरह की बातें हो रही थी और वे सभी अर्थ को कोस रहे थे और उसे मन ही मन गाली दे रहे थे। वहीं घोड़े पर सवार अर्थ ने सभी बातों को अनसुना कर दिया। उसे पहले से ही अंदाजा था कि उसे इसी तरह की बातें सुनने को मिलेंगी, इसलिए उसने किसी की भी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस समय उसकी आंखें बिल्कुल शांत थी, तो जो कि एक गहरे चरित्र को व्यक्त कर रही थी। उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल ठंडे पानी की तरह शांत थी, जिससे वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार नजर आ रहा था। उसके लंबे काले बाल उसकी चमकदार लाल शादी की पोशाक के पीछे लहरा रहे थे और उसके पूरे शरीर से सुंदरता की झलक मिल रही थी। भीड़ से अभी भी बड़बड़ाने की आवाज, सभी प्रकार के दुर्भावनापूर्ण शब्द आ रहे थे। हालांकि भीड़ से ईर्ष्या, आक्रोश, तिरस्कार, उपहास ने उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। वो भीड़ से बेखबर लग रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर अभी भी एक खूबसूरत मुस्कान बिखरी हुई थी। और उसकी इसी मुस्कान के कारण ये पता नहीं चला कि कितनी लड़कियों ने प्यार में डूबी आंखों के कारण अपना दिल खो दिया। हालांकि अर्थ की गहन शक्ति सबसे कम थी, लेकिन उसका स्वरूप वास्तव में उतना बुरा नहीं था। वो लीडर के बेटे आरव से भी बहुत ज्यादा हैंडसम और सुंदर था। वो अपनी कम गहन शक्ति के कारण कभी कभार ही बाहर आता था, इसलिए वो बहुत सफेद और नाजुक दिखता था, बिल्कुल कामदेव की तरह। इसलिए भले ही अनगिनत युवा अर्थ से इतनी नफरत करते थे कि उनकी दिनात खट्टे हो जाते थे, लेकिन उन्हें भी अपने दिल की गहराई में ये स्वीकार करना पड़ा कि वह ऐसा दिखता था कि मानो वास्तव में वह आर्या के योग्य है। अर्थ को घोड़े पर सवार देखकर एक बार फिर भीड़ में किसी की आवाज आई। मैंने सोचा था कि आज अर्थ गाड़ी में सवार होगा, लेकिन ये तो घुड़सवारी कर रहा है। उस स्वभाव से ऐसा लग रहा है कि वास्तव में अफवाहें सच नहीं है। जिस कूड़े कचरे को लोग आमतौर पर हेय दृष्टि से देखते हैं, वो हमारे तियान शहर की सबसे बड़ी खूबसूरती से शादी कर रहा है। निसंदेह उसे इसके लिए गर्व महसूस होना चाहिए। ऐसे में उसे घुड़सवारी करके अपनी थोड़ी प्रतिष्ठा तो बचानी ही होगी। एक कड़वी आवाज आई। मैंने सुना है कि युवन कबीले के युवा मास्टर के साथ साथ अन्य परिवारों के युवा मास्टर इस शादी से बेहद नाराज है। क्या आपको लगता है कि वे इस शादी में कुछ हंगामा करने की कोशिश करेंगे क्या? एक आदमी ने सवाल करते हुए दूसरे से कहा। उसका सवाल सुनकर उस दूसरे आदमी ने कहा, ये बात सही है कि शहर के सभी युवा मास्टर इस शादी से नाराज है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे ज्यादा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अर्थ हरीन का पोता है और शहर के सभी विशेषज्ञों को उनका सम्मान करना होगा। उनके बेटे की पहले ही मौत हो चुकी है और उनका केवल एक ही पोता है। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत से ही अर्थ की देखभाल की है। यदि ऐसे में कोई परेशानी खड़ा करेगा तो उसे हरीन के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, और जो कोई भी ऐसा करने का साहस करेगा, निश्चित रूप से उसे अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। इसके अलावा ये कोई जबरन विवाह नहीं है। ऐसे में कौन है जो पूरे उरु कबीले को भड़काने का प्रयास करेगा? मेरा मानना है कि अभी वे सभी प्रेमी युवक जो वास्तव में परेशानी खड़ी करने की सोच रहे थे, मजबूती से अपने ही घर में बंद हो गए। बारात सामान्य ढंग से चली, न ज्यादा तेज और न ज्यादा धीमी। 5 किलोमीटर से अधिक की यात्रा में लगभग 1.5 घंटे का समय लगा। जैसे ही उसने उरु कबीले के मुख्य द्वार को देखा, अर्थ को एक भयंकर चीख सुनाई दी। एक लंबा, मजबूत व्यक्ति अर्थ की ओर दौड़ा। उसकी लंबाई कम से कम 3 मीटर थी। उसका शरीर बैल के समान मजबूत था और जब वो चलता तो जमीन कांपने लगती थी। जैसे ही अर्थ ने उसे देखा तो उसने एक कड़वा घूंट पिया और अपनी आंखें चौड़ी करके बोला, युवान, मैंने तुम्हें सिर्फ 1 महीने से नहीं देखा और तुम इतने लंबे कैसे हो गए? यह आदमी, या फिर उसे लड़का कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि वो आर्या का छोटा भाई था और वो इस वर्ष 15 साल का हुआ था। वो वास्तव में 15 साल का था, लेकिन अगर उसके शरीर को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो अभी केवल 15 का है। 3 मीटर लंबा वो वास्तव में अपने घोड़े पर सवार अर्थ की ऊंचाई से भी ज्यादा लंबा था। युवान का वजन 175 किलो से भी अधिक था।
वो एक हट्टा कट्टा और मोटा लड़का था। उसकी बड़ी मजबूत मांसपेशियां उसकी आश्चर्यजनक ताकत को प्रदर्शित कर रही थीं। वो प्राथमिक गहन क्षेत्र के चौथे स्तर पर था, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति बहुत प्रभावशाली थी, जिस कारण वो प्राथमिक गहन क्षेत्र के छठे स्तर वाले लोगों से भी आसानी से लड़ सकता था। युवान अर्थ का सबसे अच्छा और एकमात्र दोस्त था। युवान छोटी उम्र से ही अर्थ को अपना जीजा कहता था और जब वे बच्चे थे तो वे अक्सर एक साथ खेला करते थे। 8 साल का होने से कुछ समय पहले तक युवान वास्तव में एक काला और पतला बच्चा था। लेकिन जब से वह 8 साल का हुआ तो ऐसा लगता है कि जैसे कि उसने कुछ गलत खा लिया हो और उसके विकास में असामान्य रूप से उछाल आया, जिससे उसकी ऊंचाई, भूख और वंश सब कुछ बढ़ गया। अब वो 15 साल की उम्र में, हालांकि उसका चेहरा अभी भी परिपक्व नहीं हुआ था क्योंकि वो अभी भी काफी बचकाना था, उसका आकार विशाल अनुपात का था। अर्थ की हैरानी देखकर युवान ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया और बोला, मैं इसका कोई इलाज नहीं कर सकता। मेरे पिता मुझसे रोज डाइट पर रहने को कहते हैं, लेकिन तुम ही बताओ, खुद को भूखा रखना किसी और द्वारा मारे जाने से कहीं ज्यादा बुरा है। अर्थ उसकी बात सुनकर निःशब्द हो गया। इस समय वो केवल 15 का था। एक बार जब वो वयस्क हो गया तो क्या होगा, अर्थ ने इसकी कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की। अर्थ को अच्छे से पता था कि युवान की भूख कितनी खतरनाक है। सौभाग्य से वो उरु कबीले में पैदा हुआ। अगर वो किसी साधारण परिवार में पैदा होता तो उसकी भूख से ही पूरा परिवार दिवालिया हो जाता। तभी युवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे जीजाजी, आज आप आखिरकार वास्तव में मेरे जीजाजी बनने वाले हैं। उसकी मुस्कान पूरी तरह से सच्ची थी क्योंकि वो इस दिन का काफी समय से इंतजार कर रहा था। उसकी राय में पत्नी के रूप में इतनी मजबूत बहन के साथ कोई भी अर्थ को नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। जल्दी करो और अंदर आओ, मेरी बहन पहले से तैयार है। उसने अपना सिर थपथपाया और बोला, ओह, दरवाजा मैं खोलूंगा। जिसके बाद युवान उरु कबीले के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ा और एक पहाड़ की तरह भाग गया। बारात उरु कबीले के प्रवेश द्वार पर पहुंची। दरवाजे पर अर्थ ने मुस्कुराते हुए प्रताप उरु को देखा। वो जल्दी से अपने घोड़े से उतरा और प्रताप उरु के सामने खड़ा हो गया। उसने उन्हें आदरपूर्वक नमस्ते किया। अंकल उरु, हाँ, इतने समय बाद भी तुम मुझे अंकल ही कहते हो। प्रताप उरु हंसे। उनका कद ज्यादा लंबा नहीं था, वे सामान्य से थोड़े अधिक वजन वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे। अर्थ की आंखें चमक उठी और उसने विनम्रता से उत्तर दिया, ससुर जी। वो प्रताप के प्रति हमेशा से सम्मानजनक रहा था क्योंकि प्रताप और उसके पिता का रिश्ता काफी अच्छा, बिल्कुल दो भाइयों की तरह था। उसे सभी लोगों ने तिरस्कारपूर्ण नजरों से देखा, लेकिन प्रताप ने हमेशा से उसकी परवाह की थी। भले ही क्षतिग्रस्त मिस्टिक वेंस के साथ पैदा हुआ था, फिर भी प्रताप ने अपना वादा नहीं तोड़ा। हाँ, बढ़िया। प्रताप ने अपना सिर हिलाया और अर्थ के कंधे को थपथपाया। चियर, आज मैं तुम्हें अपनी बेटी आर्या दूंगा। हालांकि अभी आप कोई बड़े नायक नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे पिता एक अद्भुत व्यक्ति थे। वो एक भावुक और धर्मी व्यक्ति थे। आप अधीर के बेटे हैं। भले ही आपकी मिस्टिक वेंस क्षतिग्रस्त हो गई हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप भविष्य में आप अपने पिता के समान ही एक महान व्यक्ति बनेंगे। मेरी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करो और उन लोगों को जो बकवास करते हैं और केवल द्वेष में अपना मुंह फड़फड़ा सकते हैं, उन सभी का मुंह बंद कर दो। अर्थ की आंखें गुस्से से सुलग उठी। उसने दृढ़तापूर्वक धीरे से सिर हिलाया। ससुर जी, आप चिंता न करें। जो लोग मुझे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, एक बार जब मेरी गहरी नसें ठीक हो गई तो एक सोया हुआ भयानक अजगर रसातल से जाग जाएगा, जो उन लोगों को निश्चित रूप से लोगों का सम्मान करना सिखा देगा जो मुझे नीची दृष्टि से देखते हैं। प्रताप उरु उसके गुस्से से आश्चर्यचकित थे। वो हमेशा से जानते थे कि अर्थ एक कमजोर दिमाग वाला, हल्के स्वभाव वाला और अचेतनहीन भावना वाला व्यक्ति था। अर्थ के निडर शब्दों, तेज नजर और शांति ने उसे अर्थ को एक अलग तरीके से देखने पर मजबूर कर दिया, जो कि उसके पिछले दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग था। अच्छा है, प्रता ने अपना सिर हिलाया और फिर से अर्थ के कंधे को थपथपाया। मुझे पता था कि अधीर को बेटा कोई साधारण बच्चा नहीं हो सकता। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब यह अजगर जागेगा। अब ठीक है, आर्या आपका इंतजार कर रही है। क्या अर्थ अपनी मिस्टिक वेंस ठीक कर पाएगा? क्या वो अपना मजाक उड़ाने वाले लोगों से अपना बदला ले पाएगा? क्या उसकी शादी शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह जीवन का आनंद लेते रहिए। CH6 विवाह समारोह। आर्या दो सहेलियों बीच दिखाई दे रही थी। उसने अपने सिर के ऊपर लाल फीनिक्स कोरोनेट पहना हुआ था। फीनिक्स कोरोनेट से मोतियों का एक पर्दा उसके चेहरे को पूरे तरीके ढक रहा था। उसके मुलायम काले और चमकदार बाल धीरे धीरे उसके कंधों के पीछे लहरा रहे थे। उसके लाल रंग का गाउन उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे।
आर्या धीरे धीरे अपनी सहेलियों के साथ अर्थ के पास आई। उसका हर एक कदम हल्का और सधा हुआ था, जैसे कि वो बादलों पर चल रही हो। उसकी सामान्य झलक ही इतनी सुंदर थी कि अर्थ उसे देखता ही रह गया। आर्या अंततः शादी के मंच के सामने आई और उसकी दोनों सहेलियां उसके पीछे चली गई। अर्थ ने आगे बढ़कर आर्या की ओर अपना हाथ बढ़ाया। आर्या ने बड़े ही सुंदर ढंग से अपना हाथ अर्थ के हाथ में दे दिया। जैसे ही अर्थ ने आर्या का हाथ में लिया, एक हंडी कपा देने वाली ठंडी शक्ति की लहर अर्थ के हाथ पर फैल गई और उसका पूरा हाथ ठंड से अकड़ गया। फिर जैसे ही अर्थ ने अपना हाथ नीचे किया तो कड़कड़ाती ठंड का एहसास धीरे धीरे गायब हो गया। जब बर्फीली ठंड ने उस पर प्रहार किया था तो उसके माथे पर एक हल्की सिकन आ गई थी और उसने एक हल्की सी आह निकाली। फिर पूरे रीति रिवाज के साथ आर्या और अर्थ की शादी संपन्न हुई। उसके बाद अर्थ वापस से घोड़े पर बैठा और आर्या को पालकी में बिठाया गया और बारात वापस चुरू कबीले की दिशा में चल पड़ी। अगले 1.5 घंटे के बाद बारात चुरू कबीले के मुख्य द्वार पर लौट आई। शादी में किसी ने भी कोई परेशानी खड़ी करने की कोशिश नहीं की, जिससे उन लोगों को बहुत ज्यादा निराशा हुई जो लोग किसी बड़े हंगामे की आशा कर रहे थे। हरीन पहले से ही बारात का स्वागत करने के लिए द्वार पर खड़े थे। हरीन की प्रसिद्धि और चुरू कबीले के संबंध के कारण कई मेहमानों को चुरू कबीले के द्वार पर देखा गया। प्रवेश द्वार पर इतनी भीड़ थी कि पानी की एक बूंद भी अंदर न जा पाए। ये सभी शहर की नंबर 1 सुंदरी को देखने के लिए यहाँ आए थे। शोर के बीच आर्या की पालकी कबीले के द्वार पर धीरे धीरे रुकी और पर्दे का एक कोना खुला और आर्या की नौकरानी ने धीरे से कहा, मिस, हम आ गए हैं। धीरे धीरे आर्या पालकी से बाहर निकली, जिससे भीड़ द्वारा पैदा होने वाला शोर अचानक शांत हो गया। लगभग दोपहर का वक्त हो रहा था और हल्की हल्की धूप आर्या के फीनिक्स कोरोनेट पर पड़ रही थी। हालांकि उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें और ओंठ आंशिक रूप से उजागर थे। उसकी सुंदरता बेहद बेदाग थी। बहुत से लोग सीधे आर्या की ओर देख रहे थे और उसे देखकर कहीं खो से गए वे उसकी ओर से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहे थे। ये आर्या के करिश्मे की शक्ति है, क्योंकि ये सभी लोग उसके ढके हुए चेहरे के बावजूद केवल उसकी आभा से ही उस पर फिदा हो गए थे। उसकी नौकरानी ने आर्या के अर्थ के चारों ओर एक दुपट्टा लपेट दिया, जिसका दूसरा सिरा अर्थ के होंठ से बंधा हुआ था। जैसे ही अर्थ घोड़े से उतरा और मुस्कुराया और आर्या के साथ चुरू कबीले के प्रवेश द्वार से होता हुआ सीधे हॉल में प्रवेश कर गया, जहां पर चुरू कबीले द्वारा की जाने वाली रस्में होनी थी। ये हॉल चुरू कबीले की महत्वपूर्ण बैठकों का केंद्र था। एकमात्र लोग जिन्हें शादी की रस्में करने के लिए इस स्थान का उपयोग करने की अनुमति थी, वे केवल चुरू कबीले के लीडर और उसके एल्डर थे। हॉल को बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। एक लाल कालीन हॉल के केंद्र में एक सीधी रेखा में बिछी हुई थी, जिस पर छोटे छोटे खूबसूरत सुनहरे मोती जड़े हुए थे। पूरे हॉल में एक हल्की सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी, जो पहले से ही खूबसूरती से सजाए गए हॉल को और चमकदार बना रही थी। हरीन और प्रताप हॉल की सबसे ऊंची सीट पर बैठे हुए थे। जब उन्होंने अर्थ और आर्या को प्रवेश करते हुए देखा तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। लाल कालीन के दोनों ओर गुलाबी चंदन की कुर्सियों की 3 पंक्तियां थी, जो पहले से ही लोगों से भरी हुई थीं। चुरू कबीले के लीडर भी कबीले के अन्य एल्डरों के साथ वहां पर मौजूद थे। जैसे ही अर्थ एक प्यारी मुस्कान के साथ अंदर आया तो सभी एल्डरों सहित लीडर के चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण भाव आ गए। चुरू कबीला एक ऐसा कबीला था जो कई पीढ़ियों से गहन शक्ति का अभ्यास करता आ रहा था। कबीले में अपन गहरी नसों अर्थ का पैदा होना कबीले के लिए शर्म की बात थी। यदि वो 5वें एल्डर का पोता न होता तो उसे अंदर रहने की बजाय पहले ही निष्कासित कर दिया गया होता। अर्थ के संबंध में जो कोई भी सोचता उनके मन से उसके लिए केवल एक शब्द ही निकलता, कचरा। इसके अलावा वे लोग उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते थे। कबीले के बहुत से लोगों को तो ये भी पता नहीं था कि वो दिखता कैसा था। कबीले की युवा पीढ़ी के चेहरों पर भी इस समय कड़वाहट के भाव थे। उन सभी की नजरें आर्या पर थी और वे उसके अदम्य आकर्षण से खुद को आकर्षित हुए नहीं रह पा रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी नजरें उसके बगल में चल रहे अर्थ की ओर पड़ती तो उनकी आंखों में कभी न खत्म होने वाली ईर्ष्या के भाव पैदा हो जाते। कबीले के बाहरी शिष्यों ने हमेशा से अर्थ को हेय दृष्टि से देखा था और उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो वास्तव में शहर की सबसे सुंदर लड़की से शादी करेगा। उन दोनों को देखकर लोगों के चेहरे पर जो भाव थे वो मरी हुई मक्खियों को कच्चा खाने के समान थे। उसके बाद कबीले की रस्में शुरू हुई। सबसे पहले दूल्हा दुल्हन का परिचय कराया गया, फिर मिलने आए विशिष्ट अतिथियों के नाम पढ़े गए। जैसे जैसे रस्में आगे बढ़ती गई अर्थ के दिल में हलचल होती गई। उसकी स्थिति ऐसी थी जैसे कि उसके दिल में पानी की लहरें टकरा रही थी। जब उसके हाथ आर्या के हाथों से मिलते तो कड़कड़ाती ठंड का एहसास होता, जिससे अर्थ सोच में पड़ गया। आखिर यह किस प्रकार की गहन शक्ति है? उसने पूरे तियान सिटी में ऐसी रहस्यमयी गहन शक्ति के बारे में कभी नहीं सुना था।
आर्या के लिए 16 साल की उम्र में प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंचना एक अद्भुत उपलब्धि थी। लेकिन इस स्तर पर यह कैसे संभव था कि वह बिना आवाज के ऐसी बर्फीली ठंडी आभा छोड़ सकती थी जिसने वास्तव में उसकी पूरी बांह को ठंड से जमा दिया था। वो कौन सी रहस्यमयी शक्ति थी जो इस स्तर पर प्रदर्शित की गई थी? क्या ऐसा हो सकता है कि आर्या वास्तव में अपनी वास्तविक शक्ति छिपा रही है? क्या वो वास्तव में प्राथमिक गहन क्षेत्र को तोड़कर नवजात गहन क्षेत्र में प्रवेश कर गई है? अर्थ के मन में इस तरह के कई विचार चल ही रहे थे कि इतने में समारोह के संचालक की तेजी से गूंजी, पहले स्वर्ग और पृथ्वी को प्रणाम करो। अर्थ उसकी आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने दरवाजे की दिशा में स्वर्ग और पृथ्वी को प्रणाम किया। दूसरा प्रणाम अपने बड़ों को करो। अर्थ और आर्या हरीन और प्रताप की ओर मुड़े और दोनों को प्रणाम किया। हरीन ने अपना सिर हिलाया और अर्थ एवं आर्या की ओर प्यार से मुस्कुराया। प्रताप भी दोनों को देखते हुए मुस्कुराए। पति और पत्नी अदला बदली करें। अर्थ का शरीर आर्या की ओर मुड़ा और उसी समय आर्या भी उसकी ओर मुड़ी। इस कार्रवाई में न तो कोई हिचकिचाहट थी और न ही कोई देरी, जिससे कबीले की युवा पीढ़ी अपने दांतों तले उंगली चबाने लगे। उन सभी का मानना था कि आर्या ने स्वेच्छा से उस अपंग आदमी से विवाह नहीं किया बल्कि उसे उरु कबीले द्वारा मजबूर किया गया है। लेकिन जब उन्होंने बिना हिचकिचाए और बिना किसी देरी के आर्या को अर्थ की ओर मुड़ते देखा तो उनका यह विचार भी खारिज हो गया। उसके बाद अर्थ और आर्या दोनों एक दूसरे की ओर झुके। जैसे ही वे एक दूसरे की ओर झुके, अर्थ ने आर्या की ठंडी बर्फीली आंखों को देखा जिनमें किसी भी भावना को कोई भी निशान नहीं था। आमतौर पर यदि यह शादी किसी और की होती तो ऐसे क्षणों में भीड़ उत्साहपूर्ण तालियों के साथ जयकारे लगाती। लेकिन यहाँ केवल कुछ लोगों ने विवाहित जोड़े के लिए तालियां बजाईं। ये काफी अजीब था। पांचवें एल्डर को बधाई। पहले एल्डर ने अपने सन की विचित्रता के साथ हरीन के सामने जाकर कहा। उसके बाद बाकी के एल्डरों के साथ कबीले के लीडर ने भी हरीन को बधाई दी, लेकिन उनके शब्दों में एक अजीब सा निंदनीय तिरस्कार साफ देखा जा सकता था। क्या विवाह के बाद अर्थ आर्या के दिल में अपनी जगह बना पाएगा? क्या वास्तव में आर्या अपनी असली ताकत छिपा रही है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह जीवन का आनंद लेते रहिए। CH7 आप वास्तव में वैसे नहीं हैं जैसी कि आपके बारे में अफवाहें हैं। जब अधीर जीवित थे तो चुरू कबीले में हरीन का ओहदा पूरे कबीले में किसी से कम नहीं था। कबीले में सभी लोग उसका सम्मान करते थे। स्पष्ट कारण था कि अधीर की काबिलियत का सभी लोग लोहा मानते थे और अधीर के पिता के रूप में सभी शक्तिशाली लोग हरीन का सम्मान करते थे। यहाँ तक कबीले का लीडर भी उनसे इज्जत से बात करता था। लेकिन उनके बेटे की मौत के बाद उनका एकमात्र पोता क्षतिग्रस्त गहरी नसों के साथ पैदा हुआ। हालांकि हरीन पूरे शहर में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते थे, लेकिन अब उनसे कोई भी नहीं डरता था। उनका बेटा मर चुका था, उनका पोता विकलांग था और कोई अन्य उनका उत्तराधिकारी नहीं था। इस कारण कबीले में लगातार उनकी प्रतिष्ठा कम होती रही है। इसीलिए लोगों की बातों में छिपे तंज को सुनकर भी हरीन को गुस्सा नहीं आया और उन्होंने उदासीन मुस्कान के साथ कहा, आज यहाँ पर उपस्थित होने वाले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सभी को शादी के जश्न में शामिल होकर शराब का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। उनकी इस बात को सुनकर तीसरे एल्डर ने खड़े होते हुए कहा, मैं अब यहाँ और ज्यादा नहीं रुक सकता और मुझे किसी शराब की जरूरत नहीं है। मेरा पोता प्राथमिक गहन क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच गया है और मैं काफी समय से यहाँ और अब उसके प्रशिक्षण का समय हो गया है, इसलिए मैं अब विदा लेना चाहूंगा। तीसरे एल्डर का पोता चमन केवल 17 साल की उम्र में प्राथमिक गहन क्षेत्र के 7वें स्तर पर था। इस उम्र में इतनी सफलता वास्तव में उसके असीमित भविष्य को दर्शाती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप आज इतने क्यों चमक रहे हो, यह निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। अन्य 3 एल्डरों ने खड़े होकर तीसरे एल्डर को बधाई देते हुए कहा। ये सब देखकर हरीन के चेहरे पर थोड़े गुस्से के भाव दिखने लगे। इसके पहले सभी एल्डर उनका सम्मान करते थे, लेकिन उनके बेटे की मौत के बाद उन सब का रवैया हरीन के प्रति बद से बदतर होता जा रहा था। वे आमतौर पर उनके सामने अपने पोतों के बारे में डींगे हाँकते थे, लेकिन अब उनके पोते की शादी के अवसर पर भी वो लोग अपने पोतों का बखान कर रहे थे। तभी संचालक ने शादी की रस्मों की प्रक्रिया तेज करने की कोशिश की और ऊंची आवाज में कहा, दूल्हा दुल्हन कक्ष में जाएं, विशिष्ट अतिथि कृपया भोज में जाएं। ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच जिस विवाहित जोड़े को कई लोग देख रहे थे, उन्होंने पूजा की रस्में पूरी की और अर्थ के छोटे से आंगन की ओर चलना शुरू किया। दुल्हन कक्ष वो कमरा था जहां पर अर्थ रहता था। इस कमरे को पूरे तरह से लाल रंग से सजाया गया था। फर्श की कालीन पर फीनिक्स की बारीक कढ़ाई की गई थी जो काफी आकर्षक लग रही थी। कमरे के बीच में एक सुनहरे दीपक के बीच 2 लाल मोमबत्तियां चमक रही थीं। मोमबत्तियों पर उकेरा गया ड्रैगन और फीनिक्स टिमटिमाती रोशनी में झूमते नजर आ रहे थे। आर्या की नौकरानी आर्या को उसके बिस्तर पर बैठने के लिए ले गई और बिना आवाज के दरवाजा बंद करते हुए कमरे से बाहर चली गई।
कमरा पूरी तरह से शांत हो गया और अब केवल उसमें आर्या की सांसों की आवाज मात्र सुनी जा सकती थी। आर्या चुपचाप शांत और निश्चल बैठी रही। अर्थ उसके पास नहीं आया, बल्कि वो दरवाजे के पास खड़ा हो गया और अपनी आंखों में छाया भरी दृष्टि से उसे घूरता रहा। तुम्हारे विवाह दौरान तुम्हारे दादाजी का अनादर किया गया, जिस कारण तुम सच में बहुत परेशान होगे, है ना? एक धीमी आवाज अर्थ के कान में पड़ी और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। हालांकि आर्या की बात उसके कानों में चुभ गई, लेकिन उसने उससे बात करने की पहल की, जिससे वो चकित रह गया। अर्थ ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे झिझकते हुए बोला, अब आप उस फीनिक्स कोरोनेट को हटा सकते हैं। वो बहुत भारी है और इसे आप ज्यादा देर तक नहीं पहन सकते, नहीं आपको तकलीफ होने लगेगी। आकाश महाद्वीप की शादी की परंपरा के अनुसार दूल्हे को दुल्हन का मुकुट उतारना पड़ता है। लेकिन कुछ देर पहले जब अर्थ आर्या को गाड़ी से उतारने की कोशिश कर रहा था, तो उसने अपनी रहस्यमयी ठंडी आभा से उसका हाथ जमा दिया था, जिस कारण से अर्थ उसे दोबारा छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। थोड़ा रुकने के बाद आर्या ने अपने हाथ उठाए और चुपचाप उसने फीनिक्स कोरोनेट उतार दिया, जिससे अर्थ को एक अतिसुंदर लुभावना चेहरा दिखाई दिया। जैसे ही उसने आर्या की आकर्षक आंखों से अपनी आंखें मिलाई, तो वो स्तब्ध रह गया। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का सार उसकी आंखों में गहराई तक समा गया हो। यहाँ तक कि सबसे प्रतिभाशाली चित्रकार या सबसे कीमती शब्द भी उसकी सुंदरता का सटीक चित्रण नहीं कर सकता था। उसकी नीलम जैसी चमकदार त्वचा और मलाई जैसा चेहरा कमरे की मंद रोशनी में बर्फ की तरह सफेद था। उसके ओठ दुनिया की सबसे नाजुक पंखुड़ियों की तरह थे। अर्थ का ध्यान और उसके विचार गुरुत्वाकर्षण की तरह आर्या की ओर खिंचे चले जा रहे थे, जिस कारण वो अपनी नजरें उसके चेहरे से हटा ही नहीं पा रहा था। हालांकि यह एक अरेंज मैरिज थी, जो उनके जन्म के बाद से ही तय हो गई थी, लेकिन जब वह छोटा था तब कभी कभार मिलने वाली झलक के अलावा ये वास्तव में पहली बार था जब उसने 10 साल की उम्र के बाद आर्या को देखा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आर्या शायद कि कभी अपने घर से बाहर निकलती थी और विकलांग अर्थ का आत्मसम्मान कम था, जो कि एक हीन भावना में बदल गया। इसलिए उसने कभी आर्या से मिलने की कोशिश नहीं की। उसने केवल आर्या के बारे में दूसरों के मुंह से सुना था। जब उसने आर्या को देखा तो महसूस किया कि वह वास्तव में शहर की सबसे खूबसूरत लड़की के सामने है। आर्या का आकर्षण उसकी कल्पना से परे था, क्योंकि वह इस अद्वितीय सुंदरता का वर्णन नहीं सकता था। दो दुनियाओं की स्पष्ट यादों वाला अर्थ ऐसे दृश्य का सामना करने पर अपने विचारों को भूलने से खुद को नहीं रोक सका। आर्या को तियान सिटी की नंबर 1 सुंदरी कहा जाता था, लेकिन अगर कोई कहे कि वो पूरे ब्लू विंड साम्राज्य की नंबर 1 सुंदरी है, तो भी अर्थ इस बात पर कोई विवाद नहीं करेगा। वह ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं सोच सकता था जो कि उसकी आंखों के सामने इस खूबसूरत दृश्य से बेहतर हो। उसकी आंखों के सामने बैठी लड़की अभी मात्र 16 साल की थी। इस उम्र लड़कियां पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं, लेकिन ये कल्पना करना असंभव है कि कुछ वर्षों के बाद आर्या की सुंदरता किस लेवल की होगी। एक लड़की जिसकी हर हरकत और मुस्कान से दुनिया हिल सकती है। उसका जन्म छोटे से तियान शहर में हुआ था और ये लड़की आज उसकी पत्नी बन गई है। अर्थ को इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसे ये सब एक सपने की तरह लग रहा था। तभी अर्थ के कानों में एक मधुर आवाज सुनाई दी, आप वास्तव में वैसे नहीं हैं जैसे कि आपके बारे में अफवाहें कहती हैं, और न ही वैसे है जैसा कि मैंने सोचा था। आर्या धीरे से उठी और अर्थ के पास आई, जिससे अर्थ को उसकी भीनी खुशबू महसूस होने लगी। आर्या ने आगे कहा, अफवाहें कहती हैं कि आपकी मिस्टिक वैन्स अक्षम हो गई हैं, इसलिए आप केवल प्राथमिक गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर ही रह सकते हैं। इसकी वजह से आपका शरीर कमजोर है और आपका आत्मसम्मान कम है, और आपके एकमात्र मित्र आपकी छोटी चाची सारिका और मेरा छोटा भाई युवान है। हालांकि आपके बारे में जो अफवाहें हैं, आपका व्यक्तित्व उससे बिल्कुल अलग है। आर्या अर्थ से 3 कदम की दूरी पर रुक गई और अपनी खूबसूरत आंखों से उसकी ओर देखते हुए कहा, हालांकि आप जानबूझकर छिपते हैं और अपने असली चरित्र का दिखावा करते हैं, लेकिन जब से मैंने आप पर नजर रखी तो मुझे आपके व्यक्तित्व का एहसास हुआ। आप उन अफवाहों से बिल्कुल विपरीत है। इससे पहले मैंने अपनी गहन शक्ति से जब आपका हाथ जमा दिया था तो आपकी शांत प्रतिक्रिया ने मुझे वास्तव में चौंका दिया था। यदि आपका हाथ इतना शांत नहीं होता तो मुझे संदेह होता कि मैं अपनी शक्ति के उपयोग में विफल रही। इतने महत्वपूर्ण अवसर पर शादी के हॉल में आपका और आपके दादाजी का मजाक उड़ाया गया। तब ऐसा लगा कि आपको एक क्षण के लिए काफी गुस्सा आया, लेकिन उसके बाद आपका गुस्सा गायब हो गया। आपकी अभिव्यक्ति और हृदय गति में किसी असामान्य उतार चढ़ाव के संकेत भी नहीं मिले। इस उम्र में इस प्रकार की मानसिक स्थिति वास्तव में अद्भुत है। यहाँ तक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए इस प्रकार की मानसिक स्थिति को प्राप्त करना वास्तव में बहुत कठिन है। जब भी आप मुझे देखते हैं तो आपकी आंखों में एक जुनूनी चमक दिखाई देती है जो अब भी कम नहीं हुई है। आपकी क्षतिग्रस्त मिस्टिक वैन्स एक सच्चाई है, लेकिन आपके वास्तविक व्यक्तित्व और मन की शांति ने सभी को मूर्ख बना दिया है। आर्या फुसफुसाई और उसकी गहरी आंखें अब अर्थ को घूर रही थीं। अर्थ उसकी बातों से आश्चर्यचकित रह गया।
आर्या के इतना करीब होने पर उसकी सुगंध से आमतौर पर कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता, लेकिन अर्थ को इससे प्रभावित होने की कोई परवाह नहीं थी। उसका दिल पूरी तरह से सदमे था। ये सच था, वो वास्तव में एक गौरवान्वित व्यक्ति था। वो अभी चाहे किसी भी स्थिति में क्यों न हो, लेकिन वो जब एजियो क्लाउड महाद्वीप में था तो वह वहां के गौरवान्वित सरदारों में से एक था और उसने अकेले के दम पर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस समय पूरे तियान सिटी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो एजियो क्लाउड महाद्वीप के उन दिग्गज सरदारों की बराबरी कर सके। हालांकि उसकी ताकत में अत्यधिक गिरावट आई, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी एजियो क्लाउड महाद्वीप के दिग्गज योद्धा अथर्व की थी और उसकी मानसिक स्थिति अभी भी वैसी ही थी। उसे अपनी वर्तमान ताकत और स्थिति की कमी के कारण अपनी गौरवपूर्ण अभिव्यक्ति को छिपाकर रखना पड़ता था। आर्या ने जो कहा वो एकदम सच था। उसने एक बार में ही अर्थ के व्यक्तित्व को पूरी तरह से वर्णन कर दिया। ये वास्तव में चौंकाने वाली बात थी। ओरू कबीले से वापस आते समय अर्थ ने सोचा था कि आर्या भी उससे बाकी लोगों की तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करेगी। आखिर वह एक स्वर्गीय खजाना थी और अर्थ फर्श पड़े कीचड़ के समान जिसे लोग तुच्छ समझते हैं। यह एक सामान्य विचार था, लेकिन अर्थ ने कभी नहीं सोचा था कि वापसी यात्रा के दौरान आर्या उस पर नजर रख रही थी। अर्थ ने अचानक आर्या को नए दृष्टिकोण से देखा। उसने उसकी बेहद खूबसूरत आंखों में देखा, उन आंखों में जिन्होंने उसके दिल और दिमाग को बारीकी से देखा और उसे सदमे डाल दिया। अनुभव की दो यादों वाला अर्थ एक ऐसा व्यक्ति था जिसे दुनिया के सभी नायक, यहां तक कि मौत ने जिसके सामने हार मान ली, फिर भी इस लड़की ने उसे इतनी बारीकी से देखा। अर्थ सोच में पड़ गया। क्या वो सचमुच एक लड़की थी जो अभी अभी 16 की हुई थी? इस 16 साल की लड़की के पास इतनी भयानक नजर और दिमाग कैसे हो सकता है? क्या आप इसे सहन कर रहे हैं? आर्या ने थोड़ा रुककर पूछा। इसे सहना? अर्थ ने एक आत्मनिंदा भरी हंसी। शायद मेरी क्षतिग्रस्त गहरी नसों का सच नहीं बदलेगा। आकाश महाद्वीप में एक विकलांग नसों के साथ जीवन जीने से लोगों ने हमेशा मुझे हेय दृष्टि से देखा है, जैसे कि मैं उनके जूतों तल पर मैल हूं। क्या कायरतापूर्ण आत्मदोष और मौन सहनशीलता में कोई अंतर है? कल का अर्थ बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि अफवाहों में कहा गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आर्या कितनी चतुर थी, लेकिन वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि आज के अर्थ के पास एक और जीवन का अनुभव है, और इस अनुभव के साथ ही उसका स्वभाव और मानसिक स्थिति भी बदल गई थी। आर्या की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अचानक अपनी हथेली उठाए और उसने अपनी 2 उंगलियां अर्थ की छाती पर रखी। अचानक एक ठंडी आभा अर्थ की छाती पर फैल गई। जैसे अर्थ उससे पूछने वाला था कि वह क्या कर रही है, वैसे ही ठंड का एहसास तुरंत गायब हो गया और आर्या ने अपने होंठ खोले जो कोमल पंखुड़ियों के समान थे। आपकी गहरी नसें वास्तव में क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन ये कोई जन्मजात विकृति नहीं है। जब आप छोटे थे तब संभवतः आप पर हमला किया गया था और किसी ने सीधे तौर पर आपकी गहरी नसों को नष्ट कर दिया। तो आखिर कौन है वो जिसने नष्ट की है अर्थ की मिस्टिक वेंस? क्या अर्थ इसका पता लगा पाएगा? जानने के लिए पढ़िए अगला चैप्टर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह जीवन का आनंद लेते रहिए। CH8 फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय। अर्थ ने जब आर्या की बात सुनी तो उसने भौहें चढ़ा ली। जब से वो छोटा था तब से उसके दादा और बाकी लोग यही कहते आ रहे हैं कि वो क्षतिग्रस्त गहरी नसों के साथ पैदा हुआ है। जब उसने पुनर्जन्म लिया और उसके पास महान डॉक्टर के जीवन कॉल की यादें होते हुए भी उसने इस बात पर विश्वास कर लिया। लेकिन आर्या का कहना था कि वो क्षतिग्रस्त नसों के साथ पैदा नहीं हुआ था, बल्कि किसी बाहरी ताकत द्वारा क्षतिग्रस्त की गई थी। तभी आर्या आगे बोली, आपके बचपन के दौरान किसी ने जानबूझकर आपकी नसों को नष्ट कर दिया और आपके परिवार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से उनको कभी ठीक नहीं किया गया और जब जब आप बड़े हो गए हैं तो आपकी नसें पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई, जिस वजह से अब उनको ठीक करने की सभी उम्मीदें खत्म हो गईं। आर्या ने अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ कही थी। यदि किसी वयस्क व्यक्ति की गहरी नसें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो उनकी शक्ति लीक हो जाती है, लेकिन उन्हें ठीक करने के कई तरीके होते हैं। लेकिन यदि गहरी नसें शैशवावस्था में टूट जाती हैं तो नसों का विकास खराब तरीके से होता है और ये बद से बदतर हो जाती है। अर्थ की उम्र में ये पहले से खराब आकार की हो गई थी, इसलिए इन्हें वापस सामान्य रूप में ठीक करना लगभग असंभव था। अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं बदली और वो धीरे से बुदबुदाया, जरूरी नहीं ये सच हो, शायद इन्हें अभी भी ठीक किया जा सके। आर्या ने धीरे से अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा और बोली, ऐसा लगाता है कि आपके मन में हमेशा से अपनी नसों को ठीक करने का विचार था। मैं निश्चित रूप से इन्हें ठीक कर सकता हूं, अर्थ स्पष्ट रूप से कहा। आर्या ने उसे गहराई से देखा। उसे उसकी आंखों में न केवल भारी आत्मविश्वास देखा बल्कि उसने शीतलता की गहरी परत भी देखी। उसने अपने दिल में आह भरी और धीरे से बोली, आकाश महाद्वीप एक बहुत बड़ी जगह है जहां बहुत बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली लोग मौजूद हैं। शायद वास्तव कोई ऐसा व्यक्ति इस महाद्वीप में मौजूद हो जो आपकी नसों को ठीक कर सके। जो बात मैंने पहले बोली थी,
उसे मुझे इतने दावे के साथ नहीं कहनी चाहिए, आप इसे मेरी नासमझी मान सकते हैं। आर्या के इन शब्दों से अर्थ की उसके प्रति धारणा में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। वो थोड़ा झिझका, फिर उसने आर्या पूछा, आपने पहले जिस बर्फीली ठंडी शक्ति का उपयोग किया था वह क्या थी? मैंने पूरे तियान सिटी में ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है जो बर्फीली ठंडी शक्ति का उपयोग करता हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके गुरु तियान सिटी से नहीं है, क्या मैं सही हूं? बेशक, यह आप पर निर्भर है, आप मुझे इसके बारे में बताना चाहते हैं या नहीं? आर्या थोड़ी देर के लिए चुप रही और जब अर्थ को लगने लगा कि शायद आर्या उसे उसके बारे में बताना नहीं चाहती है, तब उसने शांति से उत्तर दिया, फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय। फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय, इस नाम से अर्थ थोड़ा कांप उठा। इस एक नाम से अर्थ का चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह से अचानक ही शब्द निकल गए, फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय। आर्या ने अपना सुंदर चेहरा झुकाया और आश्चर्यचकित भाव से अर्थ की ओर देखा। जब उसने फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय बोला तो अर्थ पहले से अपना आपा खो चुका था, लेकिन आर्या की नजर में वो अभी भी काफी शांत दिख रहा था। उसने हल्के से कहा, मेरे गुरु वास्तव में फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय से हैं, इसलिए मुझे फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय का शिष्य माना जा सकता है। ये बात पूरे तियान सिटी में केवल एक व्यक्ति को ही पता है और है मेरे पिता, और अब आप वो दूसरे व्यक्ति हैं जिसे मैंने यह बात बताई है, क्योंकि आप मेरे पति हैं और यह आपके प्रति मेरे सम्मान का सबसे बुनियादी आधार है। अर्थ के दिल की तेज हो चुकी धड़कन शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय शब्द एक विशाल बम की तरह उसके दिल में फूट गया था, क्योंकि यह पूरे ब्लू विंड साम्राज्य के 4 प्रमुख सबसे शक्तिशाली संप्रदायों में से एक था। यहां तक कि ब्लू विंड एम्पायर का राज परिवार भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता था। आकाश महाद्वीप के 7 राज्यों में से ब्लू विंड साम्राज्य वर्तमान में सबसे छोटा साम्राज्य था। हालांकि उसकी कुल ताकत सबसे कम थी, फिर भी दूसरे राज्य इस पर कभी कब्जा नहीं कर पाए। इसका एक बड़ा कारण वे 4 प्रमुख संप्रदाय थे। उन 4 संप्रदायों की ताकत के बारे में कोई संदेह नहीं कर सकता था। जिस प्रक्रिया से वे शिष्यों की भर्ती करते हैं वो बहुत ही कठिन थी और वे अपने चयन में पृष्ठभूमि की परवाह नहीं करते थे। आखिरकार वे अपने संप्रदाय में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो चाहते थे वो थी प्रतिभा। ब्लू विंड साम्राज्य में रहने वाला हर व्यक्ति इन संप्रदायों में शामिल होने का सपना देखता था। इस छोटे से तियान शहर में किसी ने भी कभी किसी को उन संप्रदायों में प्रवेश करने के बारे में नहीं सुना था और किसी ने इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। यदि पिछले अर्थ ने इन 4 संप्रदायों के बारे में सुना होता तो ये स्वर्गीय आकाश साम्राज्य के अस्तित्व को सुनने जैसा होता। अर्थ ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस पत्नी से उसने अभी अभी शादी की थी वह हेवनली संप्रदाय के बाद सबसे ताकतवर संप्रदाय फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की शिष्यों में से एक थी। अर्थ ने तुरंत खुद को शांत किया और पूछा, क्योंकि तुम फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों में से एक है तो आपका परिवार इस बात को सबसे छिपाता क्यों है? आपकी इस पहचान के साथ तो उरु कबीले की प्रतिष्ठा पूरे शहर में सबसे ऊपर हो जाएगी और कोई भी उरु कबीले को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा और उरु कबीले का विकास भी काफी तेज गति से होगा। आपके कारण, आर्या ने उत्तर दिया। मेरे कारण? अर्थ चुप हो गया। उन 3 शब्दों ने उसे याद दिला दिया था कि क्यों। तभी आर्या आगे बोली, मैंने आपसे उरु कबीले की एक लड़की की पहचान के साथ शादी की है और पूरे तियान शहर में हंगामा मच गया है। अगर मैंने आपसे फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की शिष्य की पहचान के साथ की होती तो हमारे तियान सिटी में ही नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य में हंगामा मच जाता। आखिरकार आपके और मेरे बीच का अंतर काफी बड़ा है। अर्थ ने धीरे से आह भरी और बोला, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम इसका कारण बहुत अच्छे से जानते हो। मेरी जान मेरे अंकल अधीर ने बचाई थी और मैं ही वो कारण हूं जिसके तुरंत बाद एक हत्या के प्रयास के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मेरे पिता ने अंकल अधीर की दयालुता का बदला चुकाने के लिए हमारे विवाह का वादा कर दिया था। हालांकि यह मेरे पिता का वादा था और मेरे पास उनकी अवज्ञा करने का कोई कारण नहीं है और इस प्रकार मेरे पास आपसे शादी न करने का भी कोई कारण नहीं है। आर्या ने अपनी चमकदार आंखें उठाई और बोली, जिस कारण से मैंने आपको बताया कि मैं फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय से संबंधित हूँ वो ये कि मैं आपको बताना चाहती थी कि फ्रोजन क्लाउड कलाओं का अभ्यास जारी रखने के लिए मेरा दिल एक जमे हुए बादल की तरह होना चाहिए। फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय केवल महिलाओं को शामिल करता है और उन्हें जीवन भर शुद्ध होना चाहिए। हालांकि मैंने तुमसे शादी तो कर ली है लेकिन इस जीवन काल में किसी से प्यार नहीं कर सकती हूँ। आपको मेरी प्रतिबद्धता समझनी होगी। अब चूंकि आप फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की शिष्य हो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी तरह से मेरे प्यार में पड़ोगी। अर्थ ने आत्मग्लानि भरी मुस्कान के साथ कहा। आर्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया, शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने कभी तुम्हारा तिरस्कार नहीं किया है और न ही आपको तुच्छ दृष्टि से देखा है। मेरे गुरु ने कई बार मुझसे कहा था कि उच्च स्तर के लोगों को कभी किसी और की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और न ही किसी को कम आंकना चाहिए। इसके अलावा सिर्फ इसलिए कि आपकी गहरी नसें टूट गई हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पूरा जीवन बर्बाद हो गया है।
तियान सिटी ने आर्या की सुंदरता और प्रतिभा के बारे भारी डींगे मारी थी, लेकिन शायद किसी को उसकी मानसिक स्थिति की सुंदरता के बारे में किसी को भी पता नहीं था, जिसे इस दुनिया में अनगिनत मध्यम आयु वर्ग वाले लोग भी हासिल नहीं कर सकते हैं। और वो अभी केवल 16 वर्ष की थी। कुछ वर्षों बाद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि वो कैसी होगी। ऐसी सुंदरता, महान प्रतिभा और असामान्य तेज बुद्धि वाली यह महिला वास्तव में अभी कुछ समय पहले ही अर्थ की पत्नी बनी थी। उसे ऐसा लगा कि यह महज एक सपना है। यदि उसके पास 2 जन्मों का अनुभव नहीं होता, तो वह निश्चित रूप से आर्या के सामने हीनता की भावना महसूस करता और शायद उसकी आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। मुझे ये बताने के लिए धन्यवाद, अर्थ ने भावुक आह के साथ कहा। जैसे ही उसकी आवाज बदली, उसकी आंखें केंद्रित हो गई। फिर क्या आप मुझे अपनी वर्तमान गहन शक्ति का स्तर बता सकती हो? 16 साल की उम्र में प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंचना वाकई तियान सिटी में एक अद्भुत प्रतिभा मानी जा सकती थी, लेकिन अर्थ को विश्वास नहीं था कि आर्या अभी केवल प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर पर थी, क्योंकि इस प्रतिभा के साथ फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय का शिष्य होना लगभग नामुमकिन था। आर्या चुप हो गई और उसने अर्थ के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि उसकी चुप्पी ने इस बात का संकेत दे दिया था कि उसकी ताकत वास्तव में प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर से अधिक थी। आपको टोस्ट पर जाना चाहिए, आर्या ने धीरे से अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। उसने इतना कहा ही था कि दरवाजे के बाहर से हितेश की आवाज आई, युवा मास्टर, आपके लिए टोस्ट का प्रस्ताव करने का समय आ गया है। दादाजी हरीन और मैं वहीं रहूंगा। आर्या पर एक आखिरी नजर डालने के बाद वो कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही अर्थ कमरे चला गया, उसके तुरंत बाद एक चमकदार बर्फ की आभा ने पूरे कमरे को घेर लिया और एक सफेद कपड़ों वाली लड़की आर्या के सामने दिखाई दी। आर्या धीरे से आगे बढ़ी और सौम्य एवं सम्मानजनक आवाज में बोली, मास्टर। आर्या, क्या तुम मेरे साथ फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय लौटना चाहती हो? उस सफेद कपड़ों वाली लड़की ने पूछा। उसकी आवाज हवा की तरह कोमल थी। ये दुनिया के सबसे ठंडे दिल को भी पूरी तरह से पिघला देने के लिए काफी थी। आर्या ने धीरे अपना सिर हिलाया। मास्टर, मैं थोड़ी देर और रुकने का इरादा रखती हूँ। अगर मैं शादी होते ही अर्थ को छोड़ दूंगी, तो उसे और भी अधिक कठोर एवं अंतहीन उपहास सहन करना पड़ेगा। मैं मास्टर से 1 महीने का समय मांगती हूँ, ताकि जब मैं जाऊं तो मैं उसे चोट न पहुंचाऊं और न ही दूसरों को उसका मजाक उड़ाने का मौका दूं। सफेद कपड़े पहने महिला ने उसकी ओर देखा। थोड़ी देर बाद उसने धीरे सिर हिलाया और मंद मंद मुस्कुराए। ठीक है। सैकड़ों वर्षों में ये पहली बार है कि फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की शिष्य को विवाह की अनुमति दी गई है। चूंकि यह एक अपवाद था, 1 और महीने का इंतजार कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए धन्यवाद मास्टर। आर्या का शरीर फिर से नीचे झुका और उसने झिझकते हुए धीरे से फुसफुसाया, मास्टर, क्या उसकी गहरी नसों को ठीक करना वास्तव में असंभव है? सफेद पोशाक वाली महिला ने बिना देर किए अपना सिर हिलाया। इस दुनिया में असंभव जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये संभव नहीं लगता है। आर्या, यह अच्छा है कि आप दयालु और उदार हृदय वाली हैं, लेकिन मैं वास्तव में इस मामले में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। आखिर कैसे करेगा अर्थ अपनी नसों को ठीक? CH9 शादी की पहली रात। अपनी गुरु की बात सुनकर आर्या थोड़ी मायूस हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वाकई इसका इलाज उसकी गुरु के पास भी नहीं था, तो अर्थ का इलाज होना लगभग नामुमकिन था। तभी आर्या की मायूसी को देखते हुए उस सफेद कपड़ों वाली महिला ने कहा, आर्या, मुझे पता है कि तुम अपने एहसान को चुकाना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी जान बचपन में बचाई गई थी, लेकिन उससे शादी करके उसके पिता का एहसान उतार चुकी हो। जब आप फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय लौटोगी तो तुम्हारी पहचान सबके सामने आ जाएगी। हालांकि तुम्हारे जाने के बाद उसे और भी अधिक बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस छोटे से तियान शहर में फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की शिष्या के पति होने की स्थिति उसके पास बरकरार रहेगी, और कम से कम इस प्रतिष्ठा के रहते कोई उसे नुकसान पहुंचाने को हिम्मत तो नहीं करेगा। आर्या ने धीरे से सिर हिलाया। मैं आशा करती हूं कि ऐसा ही हो। तभी आर्या की गुरु ने कहा, उसकी गहरी नसें अक्षम है और उसके पास कोई अन्य ताकत भी नहीं है। शायद वो अपने पूरे जीवन में कभी कोई उपलब्धि हासिल न कर पाए, लेकिन आप सुंदर और समझदार हैं। तुम्हारे जैसी प्रतिभा सैकड़ों वर्षों में एक बार जन्म लेती है। नहीं तो हमारी लीडर तुम्हें इस तरह नियम तोड़कर शादी नहीं करने देती। तुमसे शादी करना उसका सबसे बड़ा सौभाग्य है। खैर छोड़ो इस बात को, मैं तुम्हें 1 महीने बाद लेने आऊंगी। इस समय मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। यदि ऐसी कोई समस्या आ जाती है जिससे निपटना तुम्हारे बस में न हो, तो तुम मुझे सूचित कर देना। आर्या ने अपनी गुरु को घुटने टेककर प्रणाम किया और उनकी बात पर हामी भरी। वहीं दूसरी ओर चुरू कबीले के गेस्ट हाउस में बहुत से लोग उपस्थित थे। तभी अर्थ एक अधेड़ उम्र वाले व्यक्ति के सामने जाकर बोला, 7वें अंकल, एक जाम ले। और उसने उस व्यक्ति के सामने शराब का एक प्याला पेश किया। उस व्यक्ति ने शराब का प्याला उठाया और हंसते हुए कहा, मेरे भतीजे, मैं तुम्हारे पिता का सबसे अच्छा दोस्ता था।
अब जब तुमने अपना परिवार बना लिया है और इतनी अच्छी पत्नी से शादी कर ली है तो मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत खुश है। उस व्यक्ति के चेहरे की खुशी को देखकर बताया जा सकता था कि वो वास्तव में बहुत खुश था और उसके मन में अर्थ के प्रति कोई गलत भावना नहीं थी। अर्थ ने उसकी बात सुनकर कहा, धन्यवाद अंकल लियो। इतना कहकर वो आगे बढ़ा और एक और बूढ़े व्यक्ति के सामने जाकर बोला, पहले एल्डर कृपया एक जाम ले। पहले एल्डर ने एक कप लिया और एक ही बार में पूरा कप खाली कर दिया और फिर कप को जोर से टेबल पर पटक दिया। उसने अर्थ से कुछ भी नहीं कहा, यहाँ तक कि उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसके इस रवैये को देखते हुए अर्थ ने उससे कुछ और कहने की जहमत नहीं उठाई और अगली टेबल की ओर बढ़ गया। जैसे ही अर्थ 2 कदम आगे बढ़ा, पहले एल्डर ने अचानक फर्श पर थूक दिया और एक ठंडे कठोर स्वर में बोला, इतना नाजुक फूल वाकई अब कीचड़ में फेंक दिया गया है, वाह। उसकी इस बात को अर्थ ने भी सुन लिया, लेकिन उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया और वो आगे बढ़ता रहा। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उसने पहले एल्डर की बात सुनी ही न हो। इसी प्रकार अर्थ आगे बढ़ते हुए तीसरे एल्डर के पास पहुंचा और उन्हें भी शराब पेश की, लेकिन तीसरे एल्डर ने शराब का प्याला लेकर अपने पोते समर की ओर बढ़ा। यह एक तरह का सार्वजनिक अपमान था, लेकिन अर्थ अभी भी चुप था क्योंकि वो जानता कि वो इन लोगों के सामने कुछ भी करने में असमर्थ है। समर ने शराब का प्याला खाली करके नीचे रख दिया और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। उसकी आंखों में निश्चित रूप से तिरस्कार और उपहास की भावना भरी हुई थी। अर्थ ने फिर कुछ नहीं कहा और उसने केवल हल्का सा सिर हिलाया और अगली मेज पर चला गया। वो इसी तरह एक एक करके सभी को शराब पेश करता गया, लेकिन सभी के मन में अर्थ के प्रति कभी न खत्म होने वाली ईर्ष्या और नफरत भरी हुई थी। इसलिए सभी लोग उसे कोसते रहे और उसे गालियां देते रहे। वो चुरु कबीले का कचरा भले ही अब उरु कबीले का दामाद बन गया हो, लेकिन रहेगा अभी भी कचरा ही। इस तरह की आवाजें अर्थ के कानों में पड़ती रहीं, लेकिन अर्थ ने सब कुछ अनसुना किया और मुस्कुराते हुए चला गया। अर्थ ने अपना टोस्ट खत्म किया और मेहमानों को बाहर भेज दिया। भोज की लंबी रात खत्म हो चुकी थी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अर्थ को सच्ची शुभकामनाएं देने वाले इतने कम लोग थे, अर्थ उन्हें अपनी उंगलियों पर गिन सकता था। आज उसकी शादी का दिन था, लेकिन उसने लगभग सभी की नजरों में अपने लिए तिरस्कार देखा। कुछ लोगों ने आह भरी, कुछ लोगों के चेहरे क्रोध से जले हुए लग रहे थे। अर्थ की गहरी नसें अक्षम थी, इसलिए यह एक सच्चाई थी कि इस कारण वो कभी महानता हासिल नहीं कर सकता। इसलिए उन लोगों को अर्थ के साथ विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं थी। वे अगर उसके दिल को ठेस भी पहुंचाते हैं तो भी अक्षम गहरी नसों के कारण वो कुछ नहीं कर पाएगा। वे उस व्यक्ति को हेय दृष्टि से देखते थे जो उनसे कमजोर था। ये मानव स्वभाव की एक कड़वी वास्तविकता थी। आखिर ताकतवर का सब सम्मान करते हैं और कमजोरों का हमेशा से मजाक ही बनाया गया है। चलो अब आराम करो, हरीन ने एक हल्की मुस्कान के साथ अर्थ का कंधा थपथपाते हुए कहा। इस समय अर्थ को नहीं पता था कि उसके दादाजी की इस मुस्कान के पीछे किस तरह के भाव छिपे हैं। वो जानता था कि उसके दादा पहले इतने शांत नहीं रहते थे, उम्र के साथ साथ उनके व्यवहार में कोमलता आई है। पहले उनके गुस्से के कारण कोई भी व्यक्ति उन्हें उकसाने की कोशिश नहीं करता था। अर्थ को अच्छे से पता था कि उसके दादा का स्वभाव बुढ़ापे के कारण नर्म नहीं हुआ है, बल्कि उसके कारण नर्म हुआ है। अपने पोते की रक्षा के लिए उन्हें दयालु और नर्म बनना पड़ा। भले ही उन्हें हेय दृष्टि से देखा गया है, लेकिन जब तक कोई उनके धैर्य की सीमा को न तोड़ दे तब तक वे शांत रहने की कोशिश करेंगे। इस तरह ऐसा कोई दुश्मन नहीं होगा जो उनकी मृत्यु के पश्चात उसके पोते से बदला लेने आएगा। कम से कम उसके दादा का तो यही मानना था। तियान सिटी में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में 5वें एल्डर, जिससे हर कोई डरता था, अब न तो अन्य एल्डरों द्वारा उसका सम्मान किया जाता था और न ही कोई उनसे डरता था। बड़ों की बात अलग ही है, यहाँ तक अब तो युवा पीढ़ी का भी यही हाल था। हरीन की पीठ को देखते हुए अर्थ के दिमाग में उसका मजाक उड़ाते हुए लागों की छवियां उभरी और उसने जोर से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गई, जिनमें बदला लेने की भावना साफ झलक रही थी। इसके बाद उसने मुंह का कोना धीरे से खोला और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट दिखाई दी, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अर्थ निश्चित रूप से बदला लेने वाला व्यक्ति था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके मन में लंबे समय से द्वेष भरा हुआ था। एजियोक्लाड महाद्वीप में पिछले 6 वर्षों में उसका दिल नफरत से भर गया था। उसे सब कुछ बहुत अच्छी तरह से याद था। उसने उन सभी को याद किया जो उससे अच्छा व्यवहार करते थे और उनको भी याद किया जो लोग उससे नफरत करते थे। उसने इसे अपने दिल की गहराइयों में दबाए रखा जब तक कि छोटी छोटी शिकायतों का भी बदला लेने का समय नहीं आता। जब सही समय आएगा तो तुम में से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं सभी से चुन चुन कर बदला लूंगा। अर्थ के मुंह से एक कड़वी आवाज एक भयानक अभिशाप की तरह निकली। उसके छोटे से आंगन में अभी भी आसमान में चांद दिखाई दे रहा था। अर्थ अपने आंगन के कोने में चला गया और उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया, जिससे अचानक उसकी हथेली से एक पानी की तरह धार निकल गई।
आज उसकी शादी का दिन था। इस दौरान वो खूब शराब पीने से नहीं बच सका। अंत में उसने इतनी अधिक शराब पी ली कि उसे अपने पैरों पर खड़े होने में मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन वो स्पष्ट रूप से अभी अपने पूरे होश-ए-हवास में था। ऐसा उसकी शराब पीने की उच्च क्षमता के कारण नहीं था, बल्कि आकाश विषमोती के कारण था। उसने जो शराब पी थी वह आकाश विषमोती में स्थानांतरित हो गई। इसलिए जब उसने अपना हाथ बढ़ाया तो आकाश विषमोती से शराब बाहर निकलने लगी और कुछ ही देर में आकाश विषमोती से शराब पूरी तरह से बाहर निकल गई। लेकिन उसने थोड़ी सी शराब अपने चेहरे पर लगा ली और जानबूझकर लड़खड़ाते हुए उसने अपने शयन कक्ष का दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया। वो बाएं दाएं इस तरह लड़खड़ा रहा था जैसे कि वो नशे में हो, लेकिन उसके अंदर वास्तव में नशे का अंश मात्र भी नहीं था। वो लड़खड़ाते हुए कमरे में दाखिल हुआ। वो इस तरह से नाटक कर रहा था कि जैसे वो किसी भी क्षण लड़खड़ा कर गिरने वाला हो। उसने अजीब तरीके से आर्या की ओर देखा, जो अपनी खूबसूरत आंखें बंद करके बिस्तर पर बैठी हुई थी। मोमबत्ती की मंद रोशनी उसके सनुडर कोमल चेहरे पर टिमटिमा रही थी, जिससे एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला रहस्यमय एहसास हो रहा था, जिसे देखकर कोई भी मोहित हुए बिना नहीं रह पाए। अर्थ की आंखें चमक उठी और उसके पैर कांपने लगे। वह आर्या की आगे बढ़ते हुए बोला, हे मेरी वाइफी, मैंने तुम्हें लंबे समय तक इंतजार करवाया, चलो चलते हैं, अब हम दुल्हन कक्ष का उपयोग कर सकते हैं। आर्या ने अचानक अपनी आंखें खोली और लापरवाही से अपना हाथ लहराया। उसके हाथ लहराते ही एक भयानक ठंडी शक्ति अर्थ पर हावी हो गई, जिसने अर्थ को उससे दूर दरवाजे से बाहर धकेल दिया। अर्थ नीचे गिर गया और आंगन में लगभग पत्थर की मेज से टकराते टकराते बचा। अर्थ की दर्द से हल्की कराह निकली और उसने अपने पैर को रगड़ा। उसे उठने में बहुत मेहनत करनी पड़ी और फिर वो गुस्से में दहाड़ उठा, अरे, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम्हें इतनी निर्दयी होने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत कमजोर हूं, फिर भी तुमने मुझे इतनी जोर से मारा। कोई भी क्या सोचेगा कि तुम अपने पति की हत्या करने की योजना बना रही हो। अर्थ आगे बढ़ा, लेकिन उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। वो अचानक उदास हो गया। यह महिला, छेड़खानी की तो बात ही मत करो, यहां तक मजाक को भी इतनी गंभीरता से ले लिया है। क्या सचमुच इस तरह खुशी से रह सकता हूं? अर्थ मन ही मन बुदबुदाया, मैं वास्तव में केवल मजाक कर रहा था। इसके अलावा मैं केवल प्राथमिक गहन क्षेत्र के सबसे निचले स्तर पर हूं। यदि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करना चाहूं भी तो वह असंभव होगा। आर्या का कोई जवाब नहीं आया। अर्थ काफी देर तक दरवाजे पर खड़ा रहा, लेकिन दरवाजा खुलने की जरा भी आशा दिखाई नहीं दे रही थी। अर्थ के छोटे से आंगन में केवल एक ही कमरा था। इसके अलावा उसके पास न तो काय काम करने का घर था और न ही कोई अस्तबल जहां वह रात बिता सके। इसके अलावा अगर यह कोई और दिन होता तो वो चुपचाप अपनी छोटी चाची के यहाँ सोने के लिए चला जाता, लेकिन आज की रात उसकी शादी की रात थी, इसलिए कहीं और सोना उसके लिए उचित नहीं था। जैसे ही ठंडी हवा का एक झोंका गुजरा, अर्थ कांपने लगा। ऐसा लगा जैसे कि वो छोटा हो गया हो। उसने फिर से दरवाजा खटखटाया और कमजोर स्वर में बोला, अरे तुम सचमुच मुझे बाहर सोने दे रही हो? आपको पता होना चाहिए कि कबीले में कई लोग हैं जो आप पर हाथ रखना चाहते हैं। वे बहुत परेशान हैं कि आज रात हमारी शादी की रात है। उन्हें एहसास हो गया है कि आप जैसी प्रतिभाशाली लड़की, भले ही हम शादीशुदा है, मुझे आपको छूने नहीं देंगे। इसलिए वे मुझ पर हंसने के बहाने के लिए कुछ होने का इंतजार कर रहे होंगे। अगर उन्होंने ये देख लिया कि मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया है तो मैं हमेशा के लिए हंसी का पात्र बन जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं अब भी तुम्हारा पति हूं। क्या तुम्हारे पास सचमुच मेरा मजाक बनते हुए देखने का साहस है? कमरा अभी भी पूरी तरह शांत था। तभी अर्थ को दरवाजे पर लात मारने का विचार आया और वो ऐसा करने ही वाला थी कि बंद दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अर्थ बिजली की तरह अंदर गया और धमाके के साथ दरवाजा बंद कर दिया। आर्या पहले से ही पुराने रवैये के साथ बिस्तर पर रही। हालांकि वो अभी भी बिस्तर पर बैठी थी, फिर भी उससे एक धुंधली कुलीन सुंदरता झलक रही थी। उसने अपनी खूबसूरती आंखों से घबराए हुए अर्थ की ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, तुम्हें मुझसे 5 कदम की दूरी बनाकर रखनी होगी। फिर आप मुझे कहाँ सोने दोगी? अर्थ ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए पूछा। कमरा छोटा था। इसमें केवल एक बिस्तर, एक पढ़ने की मेज, एक खाना खाने की मेज और 2 अलमारियां थीं। यदि कोई पूरे कमरे में एक किनारे से दूसरे तक चले तो अधिक से अधिक बीच में 7 या 8 कदम की दूरी होगी। तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं फर्श पर सो जाऊंगी। ये कहते हुए आर्या बिस्तर से उठ खड़ी हुई। कोई जरूरत नहीं है, अर्थ ने साफ तौर पर मना कर दिया और आर्या से सबसे दूर कोने में बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि आर्या उससे 100 गुना अधिक ताकतवर थी, लेकिन एक पुरुष के रूप में उसकी गरिमा ने एक लड़की को बिस्तर की बजाय फर्श पर सोने की अनुमति नहीं दी। तो क्या होगा आगे कहानी में? क्या आर्या कभी अर्थ को अपना पाएगी? क्या अर्थ आर्या के दिल में प्यार जगाने में सफल होगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। CH10 वाइफी, क्या तुम जग रही हो? अर्थ ने शहर की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी की थी, लेकिन वो शादी की रात अपनी पत्नी के किसी हिस्से को छू तक नहीं सकता था।
यहाँ तक उसे अपने बिस्तर पर सोने तक की अनुमति नहीं थी। वो अपने कमरे के एक कोने में अपने घुटनों को पकड़े हुए बैठा था। इस समय अर्थ को वास्तव में इस दुनिया की दुर्भावना का एहसास हुआ। उसके कमरे में लाल मोमबत्तियों की रोशनी प्रकाशित हो रही थी, जिससे ये काफी सुंदर लग रहा था। इस समय उस कमरे में दो लोग चुप्पी साधे हुए बैठे थे। एक बिस्तर के किनारे पर बैठा था और दूसरा एक कोने में दयनीय स्थिति में बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद अर्थ आखिरकार अपने आप को ये कहने से नहीं रोक सका, क्या तुम सोने वाली नहीं हो? आर्या ने अपनी पलकें फड़फड़ाई और वो बिस्तर पर लेट गई। इसके साथ ही उसने अपने हाथ को लहराया और ठंडी हवा के झोंके ने दो मोमबत्तियों को बुझा दिया, जिससे अर्थ के कमरे में अंधेरा छा गया। यदि अर्थ के लिए इस महिला को हराना असंभव नहीं होता, तो भले ही वो दिखने में इतनी ठंडी थी, फिर वो उस पर हमला कर देता। मैं पहले मजाक कर रहा था, और मैं न केवल नशे में नहीं था बल्कि मैं पूरी दोपहर शराब का एक घूंट भी नहीं पिया। क्या आप एक छोटा सा मजाक भी नहीं सहन कर सकते हो? आप में हास्य की कोई समझ नहीं है। अर्थ नाराजगी से बुदबुदाया। मैं जानती थी कि तुम नशे में नहीं थे, आर्या ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन मुझे उन लोगों से नफरत है जो कहीं भी शौच और पेशाब कर देते हैं। शौच और पेशाब कहीं भी? क्या ऐसा हो सकता है कि जब वह आकाश विष मोती से वाइन निकालने की कोशिश कर रहा था तो आर्या ने उसे पेशाब करना समझ लिया हो? जैसे ही यह विचार अर्थ के मन में आया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह अपने कोने से उछल पड़ा। तो आप कहना है कि मैं कहीं भी अंधाधुंध पेशाब कर देता हूँ? कौन सी आंखों से देखा है तुमने? तुमने केवल मेरे द्वारा शराब डालने की तेज आवाज सुनी होगी। चुरू कबीले के प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में कभी भी मैं इतना चरित्रहीन और गंदा काम नहीं कर सकता हूँ। आपको मेरी गहन शक्ति को तुच्छ समझने की अनुमति है, लेकिन मेरे महान चरित्र और व्यक्तित्व का अपमान करने की अनुमति नहीं है। अर्थ द्वारा इस प्रकार की बात सुनने के पश्चात उसने अपनी इत्मीनान भरी आवाज में कहा, मैं भी केवल मजाक कर रही थी। उदास होकर अर्थ चुपचाप अपने कोने में बैठ गया। यह महिला वास्तव में मजाक करना भी जानती है, अर्थ मन ही मन बुदबुदाया। आमतौर पर वह आराम से अपने बिस्तर पर सोता, लेकिन अपनी शादी की पहली रात ही वो कमरे के एक कोने में पड़ा हुआ था। काफी देर तक चुप रहने के बाद अर्थ एक बार फिर बोला, तो आप फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय पर वापस कब जा रही हो, कल या परसों? उसने आगे बोलना जारी रखा, हालांकि मैं फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि वहां पर केवल महिलाओं को स्वीकार किया जाता है और उन्हें प्रेम की भावनाएं वर्जित है। हालांकि फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय में अनगिनत सुंदर महिलाएं हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि वहां पर किसी ने भी शादी की है। लेकिन तुमने मुझसे शादी की है। ऐसा लगता है कि संप्रदाय के लोगों के बीच आपकी प्रतिभा काफी दुर्लभ है, और शायद आप एक ऐसी प्रतिभा है जिसे उन्होंने सैकड़ों वर्षों में केवल एक बार देखा हो, अन्यथा वे आपके लिए अपने नियम नहीं तोड़ते। आर्या थोड़ी देर तक चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, 1 महीने बाद। 1 महीना? अर्थ के चेहरे पर एक हैरानी दिखने लगी जो अचानक ही एक मुस्कुराहट में बदल गई। उसने अपने सिर नीचे किया और फुसफुसाया, धन्यवाद। वो आगे बोला, तुमसे शादी करने से पहले मैंने सोचा था कि तुम उन सभी लोगों की तरह होगी जो मुझे तुच्छ समझते हैं, लेकिन मैंने जितना सोचा था तुम उससे कहीं बेहतर हो। आप न केवल सुंदर है, बल्कि प्रतिभाशाली और दयालु भी हैं। एक महिला के रूप में आपको पूर्णतया परिपूर्ण माना जा सकता है। अब चूंकि आप इतनी दयालु हैं तो निश्चित रूप से अपनी शादी की रात अपने पति को कोने में नहीं सोने दोगी, है ना? मेरा बिस्तर काफी बड़ा है, अगर उस पर 2 व्यक्ति भी सोते हैं तो भी प्राप्य जगह बची रहेगी। अर्थ अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि कमरे में ठंडी और जानलेवा आभा फैल गई, जिससे अर्थ कांप उठा और उसके कानों में ठंडी आवाज पड़ी, अगर तुम इसी तरह बकवास करते रहे तो मैं तुम्हें दोबारा कमरे से बाहर निकाल दूंगी। अर्थ ने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया और बिल्कुल किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह चुप हो गया, और उसके पैर उसी जगह पर वापस चले गए जहां पर वो पहले बैठा था। यहाँ कोई है, अचानक आर्या ने कहा। थोड़ी देर के बाद अर्थ ने कदमों की धीमी आवाज सुनी। यदि उसने पूरा ध्यान लगाकर उस आवाज को सुनने की कोशिश न की होती तो शायद उसे कभी उन कदमों की आवाज सुनाई ही नहीं देती। उसके कमरे के बाहर आते ही उन कदमों की आवाज अचानक ही रुक गई, और फिर कुछ देर तक उसके आंगन से थोड़ी थोड़ी आवाज आती रही, और फिर धीरे धीरे वह आवाज पूरे तरीके से गायब हो गई। रात हो चुकी थी और कबीले के लीडर के पोते आरव को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला और समर के तेज कदम अंदर की ओर आए। आरव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, खबर कैसी है? समर ने आरव की समर की ओर ध्यान से देखा और बहुत सावधानी से बोला, मैं अभी अभी अर्थ के घर से आ रहा हूँ। ऐसा लगता है कि अर्थ को कमरे से बाहर नहीं निकाला गया है और कमरे की बत्ती भी बंद है। ये सुनकर आरव के चेहरे के भाव अचानक से बदसूरत हो गए और उसके चेहरे पर एक अजीब सी झुंझलाहट नजर आने लगी। समर का दिल जोर से धड़क उठा और उसने झट से कहा, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बॉस।
आर्या ने गवर्नर की हवेली और यहाँ तक युवन परिवार के लोगों तक को हेय दृष्टि से देखा है। वो ऐसे में एक बेकार व्यक्ति को कैसे पसंद कर सकती है। हालांकि उसे कमरे से बाहर नहीं निकाला गया है, ऐसा शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि उसे अर्थ पर दया आ गई हो, और शायद वह नहीं चाहती कि उसका मजाक उड़ाया जाए। वो भले ही आर्या के साथ एक ही कमरे में है, लेकिन मुझे संदेह है कि वो आर्या के साथ एक ही बिस्तर पर न होकर जमीन पर लेटा होगा। यही होना चाहिए। आरव ने भद्दा सा चेहरा बनाकर अर्थ के आंगन की दिशा में देखा और उसने अपनी मुठियां भींच ली। आर्या वो लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूं और कोई भी मेरे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जांच करूंगा और उसे आर्या को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। समर ने भी तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाई। आधी रात में अर्थ अभी भी अपने कमरे के एक कोने में जाग रहा था। उसने अपनी खोली और अपना बायां हाथ उठाकर अपनी हथेली के केंद्र की ओर देखा। अंधेरे में आकाश विषमोती से हल्की हरी रोशनी निकल रही थी। एजियो क्लाउड महाद्वीप में केवल आकाश विषमोती की शक्ति के साथ उसने अकेले की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लेकिन उसे पूरे एजियो क्लाउड महाद्वीप के क्रोध को भी झेलना पड़ा और उसने अपनी सारी जहरीली शक्ति का लगभग उपयोग कर लिया। आकाश विषमोती उसके शरीर के साथ मिलकर उसका एक हिस्सा बन गया था और वो शायद ही इसकी सामान्य विषाक्तता की उपस्थिति को महसूस कर सका। अपने हत्या क्षेत्र में अपनी मृत्यु से पहले उसने आकाश विषमोती की शक्ति को जरूरत से ज्यादा खींच लिया था और उसकी जहरीली शक्तियां खत्म हो गईं। आज के इस आकाश विषमोती में केवल सबसे बुनियादी शिहरण, शोधन और समलन क्षमता थी, साथ ही इसकी भंडारण क्षमता भी बनी रही। उसकी गहरी नसें क्षतिग्रस्त हो जाने और आकाश विषमोती की शक्ति खत्म हो जाने के कारण उसे इस छोटे से शहर में कभी भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाएगा। सबसे असहनीय बात तो ये थी कि उसमें अपनी पत्नी के साथ विवाह करने की क्षमता भी नहीं थी। यदि वो ताकत चाहता है तो उसे जो सबसे बुनियादी कदम उठाना चाहिए वो सबसे पहले अपनी मिस्टिक वेंस को ठीक करना होगा। आर्या को यकीन था कि उसकी गहरी नसों को उन तरीकों से ठीक नहीं किया जा सकता है जो कि एक सामान्य चिकित्सक उपयोग करता है, लेकिन उनके लिए यह कोई असंभव बात नहीं थी जो कि एक चिकित्सा संत के उत्तराधिकारी थे। हर कोई जानता था कि चिकित्सा संतों के पास हील सिद्धांत होता था जिससे कारण किसी भी समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता था, लेकिन ऐसे चिकित्सा संत इस दुनिया में बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध थे जिन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन था। अपनी गहरी नसों की मरम्मत कैसे की जाए, इसके बारे में अर्थ आज तक सोच रहा था। उसकी गहरी नसें जन्मजात विकलांग नहीं थी, लेकिन अभी वे पूरे तरीके से खराब हो गई थी, जिससे वो इन्हें ठीक करने के पारंपरिक तरीकों का उपयोग करने में असमर्थ हो गया था। अपनी पुरानी अक्षम नसों को नष्ट करने और पुनः विकसित करने के लिए उसे कम से कम 3 चीजों की आवश्यकता थी। वाइफी, क्या तुम अभी तक सो रही हो? अर्थ ने पूछा। काफी देर की चुप्पी के बाद भी उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तभी अर्थ को उसके खनसने की आवाज आई और उसने दोबारा पूछा, वाइफी तुम सच में सोई नहीं हो ना? मेरा नाम आर्या है। आर्या ने ठंडी नर्म आवाज में उत्तर दिया। मुझे पता है कि आपका नाम आर्या है। अर्थ ने अपनी भौहें खुजाई और अजीब तरीके से पूछा, वाइफी मुझे आपसे कुछ पूछना है। मुझे आर्या बुलाओ, उसने गुस्से में कहा। ओह ठीक है। अर्थ ने अपना सिर हिलाया और उसने कहा, वाइफी, फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय में जाने के बाद क्या आप जेम ग्रास, पर्पल वेंडहेवन क्रिस्टल और पृथ्वी गहन क्षेत्र वाले एक जानवर का कोर प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं क्या? क्या आर्या अर्थ के लिए इन 3 चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करेगी? और क्या खिचड़ी पक रही है आरव के दिमाग में? आगे की कहानी जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर आयनली आयन पॉकेट नोवेल पर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बैकअप चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और कमेंट करें और लाइक जरूर करें। स्टोरी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट करें।